हेलो हाय गुड इवनिंग एवरीबॉडी, दिस इज सीएस वेव चितलांगा एंड आप सबका स्वागत है कॉर्पोरेट फाइनेंस के ब्रांड न्यू लेक्चर में। हम लोग फिलहाल एक बहुत प्यारा सा रेगुलेशन देख रहे हैं जिसका नाम है इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशंस 2018, जिसको अपने आईसीडीआर रेगुलेशंस भी बुलाते हैं। इसमें हम लोगों ने पहले क्लास में परसों अपना पूरा बेसिक्स देख लिया था, इशू क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या तरीके से कर सकते हैं। हम लोग देख लिया था ये जो रेगुलेशन है कहाँ कहाँ पे अप्लाई करता है, अपने सिलेबस में अपने को क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद हम लोग ने ये चीज फिगर आउट किया था कि सबसे पहले अपने आईपीओ एफपीओ पढ़ने वाले। नाउ आईपीओ एफपीओ में जब आप पब्लिक को शेयर्स इशू करते तो दो तरह से शेयर्स निकाले जा सकते हैं, या तो फ्रेश इशू कर सकते हो या ऑफर फॉर सेल कर सकते हो। अब वो दोनों चीज अभी भी करोगे तो आपका क्या क्या रूल्स लगता है। फिर हम लोगों ने आईपीओ का देखना स्टार्ट किया। आईपीओ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोगों ने देखी, दो एलिजिबिलिटी थे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। पॉजिटिव वाले को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोलते हैं, नेगेटिव वाले को इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोलते हैं। ठीक है, दोनों डिस्कस किया था। और फिर जनरल ऑप्शंस हम लोगों ने, जनरल कंडीशंस हम लोगों ने देखा था। उस पे हम लोगों ने एक प्रॉपर ऐसे चार्ट भी बनाया था। उसके बाद हम लोगों ने एडिशनल कंडीशंस देखा था ऑफर फॉर सेल का, कि ऑफर फॉर सेल में क्या क्या एडिशनल कंडीशंस आपको लगते हैं, उसके ऊपर भी हम लोगों ने ऐसा एक चार्ट बनाया था। फिर हम लोगों ने एफपीओ के भी एलिजिबिलिटी, इन एलिजिबिलिटी एंड जनरल कंडीशंस देखे थे, जिसके ऊपर आपको चार्ट बनाना था। कितने लोग बना के लाए हो? नहीं, मेरे को अभी देखना है कितने लोग बना के लाए हो। इसमें ही बनाने बोले थे हम। एफपीओ बना लिया, देखो देखो ऊपर, बना लिया, बना लिया, दिखा दिखा। अभी अभी अगर नहीं है तो हम नहीं मानेंगे। अभी है? जितने लोगों ने नहीं बनाया क्या करे आपके साथ? हाँ ऑब्वियसली, अब क्या पनिशमेंट? तो कॉपी दिखा। क्यों? कितने लोग हैं, कौन कौन नहीं बनाए? 1 2 3 4 इशू बनाइए, दिखा। अच्छा ठीक है, अब इन 4 लोगों के साथ क्या किया जाए, जल्दी बताओ, टाइम वेस्ट हो रहा है। नहीं वो तो अपने पढ़ेंगे, ये लोग 4 लोगों के साथ क्या करना है नहीं पूछना है मेरे को नोट्स में देखना था। नो, हमको अभी चाहिए बना हुआ। तेरे को भी चाहिए पनिशमेंट साथ में, तो फिर चुप बैठ। चलो क्या? नहीं बिना देखे नहीं बनाना है, बकवास नहीं करो। चिराग सर की फोटो से क्या तुम लोग का चार्ट बन जाएगा? हाँ हाँ, ये पनिशमेंट दिए थे बट अभी ये चार्ट इंपॉर्टेंट है ना। हाँ चार्ट पूछे नहीं, लेकिन ये चार्ट बनना भी तो चाहिए। हम सोच रहे कि पीछे खड़े रह के लोग से चार्ट बनवाए या बाहर निकाल के चार्ट बनवाए। मुस्कान मैम के टाइम तो ऐसा नहीं होता तुम लोग का। हाँ तो फिर भी इतना क्यों डरते हो? उनका होमवर्क क्यों करके आते हो? अभी है बस, तो नहीं है होमवर्क। अच्छा तो तुम लोग अपने पार्टनर्स को बचाने के लिए करते हो। कौन है इसका पार्टनर? अखिलेश का। हाँ पार्टनर्स को पनिशमेंट मिलती है ना, ठीक है। तेरा पार्टनर कौन है? तेरा पार्टनर कौन है? किशन तो है तेरा। और तेरा पार्टनर कौन है? हाँ तो 4 लोग किए, 4 लोग नहीं किए तो जो लोग किए उन लोगों को पनिशमेंट मिल जाएगा। और क्या, पार्टनर्स बन जाएंगे। साची की पार्टनर बन जाएगी सोनल, और तेरी पार्टनर बन जाएगी ईशू। सोनाली, यार एक ही चीज है यार तुम लोग। ठीक है, क्यों? तो अभी बहुत ही पीछे बोल रही थी ना कि नहीं सर की है, मैंने देखा है। तो फिर इन एनी केस उसको पनिशमेंट मिलने वाला है। अरे इट्स द सेम थिंग, पनिशमेंट तो मिलेगा ही। अभी हम बोले बनाने के लिए, जब बनाना है तब तो तुम लोग से बनाया नहीं गया। नो सॉरी। क्यों नहीं पढ़ाएंगे? हाँ हाँ, यहाँ नीचे बैठ के बनाओ चलो। अरे जो लोग हैं गलती की वो लोग बनाएंगे ना, तुम लोग क्यों बनाओगे? इसको ज्यादा एक्साइटमेंट है, तेरे को ही बैठने नीचे। ये तो टेबल पे बैठने बोले, नीचे। तुम बैठ सकती है साची टेबल पे, अगर नीचे बैठने में प्रॉब्लम है तो नीचे बैठो। चलो गाइस, आप लोग को देखना है पनिशमेंट नहीं कर, सॉरी होमवर्क नहीं करने से क्या होता है। हाँ सब दिखेंगे। ये 4 नालायक लोग हैं जो लोग होमवर्क करके आए नहीं। आई थिंक देवांशु भी नहीं किया होगा ना, और बाकी जो लोग एब्सेंट है वो लोग बच गए। चलो ठीक है, तो हम लोगों ने उसके बाद फिर एफपीओ का एलिजिबिलिटी कंडीशन वगैरह देखा था। ठीक है, बीच में हम लोगों ने ये भी देखा था कि आपके जो 3 एलिजिबिलिटी कंडीशंस होते हैं आईपीओ के, 3 एलिजिबिलिटी कंडीशंस कौन कौन से, जल्दी बताना। पहला आईपीओ के नेट टैंजिबल एसेट्स कितना होना चाहिए? 3 करोड़ ईच या एवरेज? ईच, ठीक है। सेकंड नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एवरेज देखते हैं कि नेट देखते हैं? एवरेज देखते हैं, कितना होना चाहिए? 15 करोड़, लेकिन हर साल में प्रॉफिट होना चाहिए। एंड तीसरा
नेटवर्थ हर साल में 1 करोड़ का होना चाहिए। चौथा एक और कंडीशन था, नेम से रिलेटेड, अगर नेम चेंज किया है तो नेम चेंज करने के बाद 50% रेवेन्यू आया हुआ होना चाहिए, राइट। ये 4 थे। अगर मान लो इन चारों में से एक भी कंडीशन नहीं फुलफिल हुआ तो क्या करोगे, तो ऑल्टरनेट बुक बिल्डिंग मेथड के हिसाब से जाना पड़ेगा। डिफरेंस क्या होता है, बुक बिल्डिंग में अपने 50 35 15 करते हैं, सॉरी 50 15 35 करते हैं, ऑल्टरनेट में 75 15 10 करते हैं। तो उतना हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये डिटेल में अपने को आगे जाके डिस्कस करना है, एलोकेशन की म्यूचुअल फंड्स का कितना होता है, उसके बाद आपका एचएनआईज जो होते हैं, नेट नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, उनमें भी 2 फिर कैटेगरीज आ जाते हैं, 2 से 10 लाख एंड 10 लाख एंड अबव। तो वो सारी चीज अपने एलोकेशन में डिस्कस करेंगे। समझ में आया? आई थिंक इतना ही हम लोगों ने कल देखा था, राइट। आज हम लोग को ये बस अदर एस्पेक्ट्स को एक बार ऊपर से देखना है, इशू ऑफ वॉरेंट्स देखना है, एंड उसके बाद आईपीओ एंड एफपीओ का जो अलग अलग वाला डिस्कशन था ना, वो खत्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, लॉक इन, प्राइसिंग, द सेम फॉर एवरीथिंग, ठीक है। तो हम लोग जब भी देखेंगे ना, आप देखोगे ऐसे 2 तरह के रेगुलेशंस का नाम आता है। जैसे प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन 14 एंड 112, हमें पता है 2 डिजिट है तो आईपीओ है, 3 डिजिट है तो एफपीओ है, दोनों में सेम ही रहता है। कुछ बेसिक डिफरेंसेस है, तो चलो प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन फिर भी आपने अलग अलग करके दिया आईपीओ एंड एफपीओ दोनों के, ठीक है। जैसे आईपीओ का ये था, एफपीओ का अलग अलग दिया है। बट उसके बाद लॉक इन हो गया, आपका प्राइसिंग हो गया, आपका अपॉइंटमेंट ऑफ लीड मैनेजर्स हो गया, एवरीथिंग द सेम फॉर आईपीओ एंड एफपीओ, ठीक है। तो एक लास्ट पॉइंट जो हमारा बचा है वो एक बार देख लेते हैं फटाक से कि क्या क्या अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है आईपीओ से रिलेटेड। पहला है प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। क्या ये अपने को डिटेल में पढ़ना है? प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन डिटेल में पढ़ना है। 20% होना चाहिए, दैट्स द गोल्डन रूल, या फिर उसको गोल्डन परसेंटेज बोलते हैं। 20% आपका प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। अब वो कैसे आएगा, कौन लाएगा, कब आ जाना चाहिए, क्या क्या सिक्योरिटीज के फॉर्म में आ सकता है, क्या क्या सिक्योरिटीज के फॉर्म में नहीं आ सकता है, वो डिटेल में अपने को पढ़ना है, ठीक है। तो ये पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरा, लॉक इन। अब आपके जितने भी प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन होता है, देयर इज अ रीजन व्हाई वी आस्क प्रमोटर्स टू ब्रिंग उतना कंट्रीब्यूशन, बट वो ऐसा नहीं हो सकता कि आपने आज कंट्रीब्यूशन आया, अभी आपने इशू कर दिया और नेक्स्ट डे आपने सारा बेच दिया। उनके होल्डिंग को प्लस जितने भी प्री इशू शेयर होल्डर्स थे उनके होल्डिंग को हम लोग लॉक इन करके रखते हैं, तो उसको भी अपने को आगे जाके डिटेल पढ़ना है। फिर जब भी आपने आईपीओ किया, मान लो किसी कंपनी ने 1000 करोड़ का आईपीओ किया, 1 करोड़ के शेयर ही सब्सक्राइब हो पाए, कोई सेंस बनेगा क्या उसको मार्केट में लिस्ट करा के? कोई सेंस नहीं बनेगा। क्यों? बिकॉज आप जब 1000 करोड़ दे रहे थे पब्लिक को, पब्लिक ने केवल 1 करोड़ एक्सेप्ट किया, इट मींस पब्लिक डू नॉट वांट टू इन्वेस्ट इन योर ये कंपनी, राइट। तो इसलिए हम लोगों ने एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन का लिमिट डाल रखा है। कभी भी आईपीओ एफपीओ लेके आते हो तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% का होना चाहिए। ऑफर फॉर सेल के लिए इट्स अ लिटिल डिफरेंट, तो उसके बारे में हम लोग को डिटेल में आगे पढ़ना है। जनरल एक्सपेंसेस, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, राइट। जनरल एक्सपेंसेस के लिए मैक्सिमम आप कितना रख सकते हो? 25% रख सकते हो। अगर मान लो अनआइडेंटिफाइड इन्वेस्टमेंट्स भी है साथ में, तो मैक्सिमम 35% हो सकता है, राइट। एंड लास्ट इज, कोई एक एक्सचेंज को अपने को डेजिग्नेटेड एक्सचेंज की तरह देख के रखना पढ़ता है। ये भी हम लोगों ने जनरल कंडीशंस में पढ़ लिया था, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जो अपने को डिटेल में पढ़ना है। इसमें तो कुछ भी बहुत ही फैंसी सा पढ़ा नहीं। अब आ जाते हैं ऑफ वारंट, ठीक है। इशू ऑफ वारंट्स का रेगुलेशन देखना 13 है, तो यहाँ पे वी आर टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट आईपीओ जनरल कंडीशन है बीच में जगह है डब्बा बना के लिख, ठीक है। चलो, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इशू ऑफ वारंट्स, ठीक है, राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट आईपीओ बिकॉज रेगुलेशन 13 की बात करें बस, ठीक है। एफपीओ का आपने अलग से बाद में डिस्कस करेंगे। तो आप एक बार आईपीओ को देख लेते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम लोग आगे चले, वारंट्स क्या होते हैं? वारंट्स राइट होते हैं बट नॉट एन ऑब्लिगेशन, ओके। सिक्योरिटी नहीं, ओके। उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है सिक्योरिटी के फॉर्म, ओके। और पैसे की तरह रहता है, ओके। और अच्छा, आप लोग कभी ऐसे आजकल बहुत ज्यादा ये चीज है, डिस्काउंट कूपन जो अपने को मिलता है, राइट। क्या होता है डिस्काउंट कूपन? आपको एक कूपन दे दिया गया और बोला गया जब भी जाओगे तुम इस पर्टिकुलर एक्सवाइजेड स्टोर में, ये अगर दिखाओगे तो तुमको उतना डिस्काउंट मिलने वाला है। उसके टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे थे। वारंट इज समथिंग लाइक दैट ओनली। कंपनी ने अभी आपको शेयर्स इशू नहीं किए, कंपनी ने अभी आपको एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट इशू किया है जिससे आपको राइट मिल गया है कि आगे एक डेट पे या आगे एक पीरियड प्राइस पे या जो भी, आप जब ये वारंट इशू शो करोगे तो इस वारंट के बदले में आपको हम इक्विटी शेयर्स दे देंगे। तो वारंट कुछ नहीं होता है, इट्स जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच गिव्स यू द राइट। अच्छा, एक बात बताओ, अगर आपको डिस्काउंट कूपन मिला है, जरूरी है क्या कि डिस्काउंट आप एक्सरसाइज करोगे ही करोगे, वो कूपन यूज करोगे ही करोगे? वो कूपन यूज करना या नहीं करना इस किसका चॉइस? या आपका कंज्यूमर का चॉइस है। आप अगर वो कूपन यूज कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा, बट अगर आपने बोला कि मुझे कूपन यूज ही नहीं करना है तो डिस्काउंट की बात ही नहीं आती।
सेम वे वारंट के साथ भी सेम होता है। आपके पास वारंट है, दैट डज नॉट मीन कि आप जाके उसको एक्सरसाइज करोगे ही और आप उसको कन्वर्ट कराओगे ही इक्विटी शेयर्स में। बट अगर आपने अपने वारंट को यूज किया तो इट हैज टू बी डेफिनेटली, मतलब उसके बदले में आपको इक्विटी शेयर्स मिलेंगे ही मिलेंगे। देयरफॉर हम लोग बोलते हैं इट्स अ राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन। मेरे पास राइट है, मेरा मन किया तो हम जाके इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं। समझ में आया? तो कई बार कंपनीज क्या करती है, वो शेयर्स के साथ साथ वारंट्स भी इशू करती है। अगर आईपीओ के केस में आप वारंट्स इशू कर रहे हो तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस है वो अपने को देखना है। वारंट्स क्या होता है ये समझ में आया ना? राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन टू गेट शेयर्स इन एक्सचेंज ऑफ। समझ में आया सबको वारंट्स क्या होता है? बस यही अपने को समझना था, बाकी इसके कंडीशंस बहुत चिंदी है। ठीक है, अब एक बात बताओ, आपका डिस्काउंट कूपन जब भी आता है उसमें टेन्योर लिखा हुआ होता है क्या, कि वैलिड अप टू दिस दिस दिस? तो सेम वे वारंट्स के ऊपर भी टेन्योर ही लिखा रहता है कि कितने टाइम पीरियड के बाद इसको आप एक्सरसाइज करके शेयर्स खरीद सकते के बदले में। ठीक है, अब कभी भी आईपीओ के केस में अगर वारंट आ रहा है, वारंट का टेन्योर मैक्सिमम 8 है। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते हो कि अभी हम आपको वारंट्स दे रहे हैं और ये वारंट से आपको शेयर्स मिलेंगे, इक्विटी शेयर्स 5 साल बाद। अरे तो क्या सेंस, 5 साल बाद आप कहां हम कहां, कंपनी कहां, नहीं पता ना। तो हम लोगों ने बोला वारंट्स इशू करो तुम, बट उसका मैक्सिमम टेन्योर कितना हो सकता है? 18 मंथ्स का हो सकता है। ठीक है, अच्छा, एक इक्विटी शेयर है, उसमें आपने एक वारंट अटैच करके दिया है कि तुमको 6 महीने बाद एक इक्विटी शेयर और लेने का ऑप्शन दे रहे हैं हम। अगर हम चाह रहे हैं कि उसको 6 महीने बाद एक इक्विटी शेयर, फिर 6 महीने बाद एक इक्विटी शेयर, फिर 6 महीने बाद एक इक्विटी शेयर, ऐसे 3 इक्विटी शेयर्स के वारंट्स देने, क्या हम कर सकते हैं? एक शेयर पे मल्टीपल वारंट्स आ सकते हैं क्या? आपका एक कूपन बुक में मल्टीपल कूपन आते हैं क्या? आते हैं ना। तो सेम वे एक इक्विटी शेयर पे मल्टीपल वारंट्स आ सकते हैं। समझ में आया सबको? अब एक बात बताओ, अभी के अभी आपने आपको वारंट्स मिले, ठीक है, वो वारंट्स हवा में तो आपको नहीं मिला ना, एक इक्विटी शेयर के साथ अटैच होकर मिला है। तो आपने किसके लिए पेमेंट किया होगा? शेयर्स के लिए पे किया होगा। ठीक है, वारंट का फुल पेमेंट अभी कर दोगे क्या? अगर फुल पेमेंट आपने वारंट का अभी कर दिया, दैट मींस आगे जाके आपको इक्विटी शेयर्स लेना ही पड़ेगा, देन दैट्स एन ऑब्लिगेशन, इट्स नॉट अ राइट। ठीक है, तो अभी तो आपने केवल इक्विटी शेयर्स का पेमेंट किया है। आपको आगे जाके 6 महीने के बाद जब इस वारंट के एक्सचेंज में इक्विटी शेयर्स मिलेंगे तो उस समय आपको कितना पे करना पड़ेगा, उसका जो प्राइस है वो प्राइस आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है वारंट पे। अच्छा, मान लो आप बोल रहे हो कि नहीं हम प्रॉपर प्राइस नहीं बता सकते, तो आपको फॉर्मूला बताना पड़ेगा कि उस समय के जो प्राइसेस चल रहे मार्केट में उसके हिसाब से आप कितना प्राइस लोगे, या कोई भी एक पर्टिकुलर तरीके का आपको फॉर्मूला बताना पड़ेगा। द पॉइंट इज, हवा हवा में केवल वारंट नहीं जा सकता है कि इमेजिन करो ना आपके पास डिस्काउंट कूपन है, बोल रहे हैं हम कि तुम आओ हम तुमको डिस्काउंट देंगे। कितना डिस्काउंट देंगे हम नहीं बता रहे, हम बस बोल रहे हैं हम तुमको डिस्काउंट देंगे। कोई सेंस बनेगा क्या वैसे कूपन का? इसीलिए सेम वे वारंट में भी हम आपको बोले तुम आओ हम तुमको इक्विटी शेयर्स देंगे। अरे इक्विटी शेयर्स कितने में दोगे? तो या तो फिक्स प्राइस बता दो कि 6 महीने बाद हम तुमको इतने रुपए में इक्विटी शेयर्स देने वाले, या फिर एक प्राइस फॉर्मूला बता दो कि देखो 6 महीने बाद जब तुम मेरे पास आओगे उस समय के प्रिवेलिंग प्राइसेस के हिसाब से इतना % इंक्रीज करके आपको देना होगा, या उस समय के अभी आपका जो इशू प्राइस है उसमें इतना %, वॉट एवर फॉर्मूला यू हैव टू गिव, वो फॉर्मूला आपको देना पड़ता है। समझ में आया? तो या तो प्राइस या फॉर्मूला आपको पहले से ही डिस्क्लोज करना पड़ेगा। समझ में आया तीसरा पॉइंट? तो पहला पॉइंट क्या था? टेन्योर कितना हो सकता है? मैक्सिमम 18 मंथ्स। दूसरा, एक सिक्योरिटी में एक से ज्यादा वारंट्स अटैच किए जा सकते हैं। तीसरा, प्राइस या प्राइस फॉर्मूला आपको पहले से बताना पड़ेगा। ठीक है, अब कंपनी के पास तो सर्टेनिटी होनी ना कि हमने वारंट्स इशू किया है तो आगे जाके कितने शेयर्स आने वाले, क्या आने वाले, कितने आने वाले। अच्छा एक बात बताओ, आजकल बहुत ज्यादा ऐसे हो गया है कि डिस्काउंट कूपन हवा हवा में मिलते हैं, बट जो रियल डिस्काउंट कूपन होता है जिसका एक्चुअली कोई मतलब होता है, वो आपको तभी मिलता है जब आपने कुछ खर्चा किया है, कुछ आपने खरीदा। कई बार ऐसा होता है कोई स्टोर में गए, मैंने एक सामान खरीदा, तब उन लोगों ने मेरे को एक डिस्काउंट कूपन दिया कि अगली बार जब खरीदोगे तब आपको इतना डिस्काउंट और मिलेगा। वो सही वाला डिस्काउंट कूपन होता है। हवा हवा में जो मिलता है ना उसमें पक्का कोई ना कोई राइडर क्लॉज रहेगा जो वो कोई काम का ही नहीं होता, राइट? तो सेम वे देयर हैज टू बी सर्टेन सर्टेनिटी, राइट? तो हम लोग ने एक बहुत सिंपल सा रूल बना दिया, आप जब भी वारंट इशू करते हो, वारंट फ्री फोकट में इशू नहीं होगा। जब भी वारंट इशू होगा एटलीस्ट जो प्राइस दिया गया, सो अगर मान लो मैंने वारंट पे लिखा था कि आगे जाके जब भी आप वारंट को एक्सरसाइज करके शेयर्स ले रहे हो आपको 100 रुपए में देने पड़ेंगे, इसका एटलीस्ट 5% आपको जिस समय आपको वारंट इशू। समझ में आया? आप पूरा पैसा नहीं ले रहे हो बट एटलीस्ट 25% आपको पहले से ही लेना पड़ता है। समझ में आया?
ठीक है, तो ये जो आपका थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट है ना, ये दोनों कनेक्टेड है। थर्ड पॉइंट में आपको क्या बोला गया है, प्राइस या प्राइस फॉर्मूला पहले से बता के रखो। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, जो भी प्राइस बताओगे उसका 25% आपको पहले से डिपॉजिट लेके रखना पड़ेगा। जिस भी इंसान को वारंट इशू किया जा रहा है उसको पहले से 25% लेके रखना पड़ता है कंपनी के पास। चलो, अगर मैंने आपको बोल दिया 100 रुपीज है, 100 रुपीज का 25% कैलकुलेट करना इज इजी, बट व्हाट इफ अगर मैंने आपको फिक्स प्राइस नहीं बताया था, वारंट में प्राइस फॉर्मूला बताया था, तो फिर ये 25% कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? मेरे को तो अभी अभी चाहिए ना, 25% तो आपको अभी डिपॉजिट करना पड़ेगा, तो हाउ विल आई कैलकुलेट 25 का कैप प्राइस? तो इन दैट केस इक्विटी शेयर का नहीं, जो भी आपका कैप प्राइस होता है ना, आपने बुक बिल्डिंग के थ्रू एक कैप प्राइस फ्लोर प्राइस दिया होगा, उस कैप प्राइस का 25% आप ले लेते हैं। आपने जो फॉर्मूला दिया, देयर इज नो वे इन हेल कि आप अभी समझ पाओ या अभी आप फिगर आउट कर पाओ कितना पैसा लगने वाला है, तो कुछ तो अपने को प्राइस चाहिएगा। अच्छा, हम लोग ये मान के चलते हैं ना कि जब इश्यू हुआ है, जिस प्राइस पे इश्यू हुआ है 6 महीना बाद ऊपर ही चल रहा होगा, ऐसा हम लोग होप करके चलते हैं, नीचे भी जाता है पेटीएम, बट ऐसा हम लोग होप करके चलते हैं ना कि ऊपर ही चल रहा होगा, राइट? तो हम बोलते हैं कि चलो ठीक है, उस समय कितना ऊपर चल रहा होगा हमें नहीं पता, अभी का जो कैप प्राइस था उसका 25% दे दो। तो अगर फिक्स प्राइस है तो फिक्स प्राइस का 25%, जो भी अमाउंट फिक्स था उसका 25% अपफ्रंट देना पड़ता है। और अगर फिक्स प्राइस नहीं है, प्राइस फॉर्मूला है, तो प्राइस तो अपने पास है नहीं, जो भी आपका बुक बिल्डिंग में कैप प्राइस था उस कैप प्राइस का 25% आप ले लेते। समझ में आया? चलिए, हाँ, ये देना ही पड़ेगा एटलीस्ट 5%। आपने 100 रुपए में से 25 रुपए दिया ना, 100 रुपए में आपने 25 रुपए दिया मेरे को, 75 तो अभी भी देना बाकी है। व्हाट इफ आपको मन नहीं कि आगे जाके भाड़ में जाए 25, तो इट्स स्टिल एन अ राइट नॉट एन ऑब्लिगेशन। आ रहे अभी उसी। चलो, अब नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इसमें आपको क्या पढ़ना है, आपके वारंट में एक टेन्योर दिया गया था, क्या था टेन्योर? 18 मंथ्स था। मैंने आपको वारंट इशू किया, मैंने बोला आज 22 नवंबर को आई एम इशू वारंट टू यू, ठीक है? वारंट का टेन्योर है 6, ठीक है? एंड वारंट पे हम लिख के दिए कि इस वारंट को जब आप मेरे को प्रेजेंट करोगे, आपको 100 पे मेरे इक्विटी शेयर्स दिए जाएंगे, ठीक है? पहला कंडीशन, अभी के अभी कितना पे करना, तो आपको ₹25 अभी पे करना पड़ेगा, बट ये ₹25 के बदले में आपको शेयर्स दे देंगे क्या? नहीं, बचा हुआ पैसा भी तो देना पड़ेगा। ये बचा हुआ पैसा कब आप दोगे? आफ्टर द एंड ऑफ, ठीक है? अच्छा, जरूरी है क्या कि जो इंसान ने पहले 25% दे दिया वो आगे जाके 75 देगा ही देगा और वो शेयर्स लेगा ही लेगा? अगर जरूरी होता तो इट वुड नॉट बी अ राइट, इट वुड बी एन ऑब्लिगेशन, राइट? वारंट तो राइट है ना। तो मान लो 6 महीने खत्म हुए, अब आप सोच रहे हो कि क्या किया जाए, लिया जाए शेयर्स कि नहीं लिया जाए? कि 25% पे किया हुआ है तो 75% पे करना पड़ेगा, बट 75% भी तो पे करना पड़ेगा। आपकी जेब में 75 रुपया है ही नहीं, तो कहां से पे करोगे आप, राइट? तो 6 मंथ्स के बाद फिर द वारंट होल्डर डिसाइड्स वेदर दे वांट टू टेक द शेयर्स और नॉट। अगर 6 महीने के बाद आपको लगता है कि नहीं मुझे तो चाहिए, तो आप कितना रुपीस दे दोगे? 75 एडिशनल दे दोगे, आपको शेयर्स अलॉट कर दिया जाएगा। अगर आपने डिसाइड किया कि नहीं मुझे ये शेयर्स नहीं चाहिए, तो इन दैट केस क्या करोगे? आप कुछ नहीं करोगे और ये 25 आपको मिलेगा भी नहीं, ये 25 रुपया फोरफीट हो। क्यों? बिकॉज कंपनी ने अब फिर मेरा वारंट इशू करने का पॉइंट क्या हुआ? कंपनी के पास आपने 25 रुपया पहले दिया था, व्हाट इफ द कंपनी हैज इन्वेस्टेड इट समवेयर, अब वो निकाल के आपको थोड़ी देगी, राइट? तो ये 25 रुपया जो आप पहले से पे करते हो ना, इफ यू डोंट एक्सरसाइज योर वारंट, दिस 25 रुपया इज फोरफीट। समझ में आया? सभी लेते हैं, सभी लेते हैं। हाँ, हाँ, नहीं करेगा, बट ऐसा कुछ आपके इसमें, समझ में आया? आपको बस यहाँ पे एक टाइम लिमिट दिया गया, 6 महीना खत्म हुआ, 6 महीना खत्म होने के बाद आपको कितने अच्छा, कोई टाइम लिमिट है क्या जो डिसाइड करना पड़ेगा? टाइम लिमिट का टाइम दिया गया। तो जितना भी आपका वारंट का टेन्योर था, टेन्योर खत्म होने के पहले तो कुछ कर ही नहीं सकते, टेन्योर खत्म होने के बाद 3 महीने का टाइम है, या तो 3 महीने के अंदर अंदर बचा हुआ पैसा ला के दे दो तो आपको इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए जाएंगे। अगर 3 महीने के अंदर अंदर आपने बचा हुआ पैसा नहीं लाया, तो आपका जो गिवा जो पहले का पैसा दिया हुआ था वो पैसा फोरफीट कर। नहीं नहीं नहीं, 3 मंथ्स के लिए कुछ, 3 मंथ्स के एंड तक पूरा पैसा आ जाना चाहिए, दैट्स इट। समझ में आया? तो वारंट्स के बारे में अपने इतना ही पढ़ना था, एक बार रीड कर लो और यहाँ पे अपने फटाक से कुछ। अच्छा, अब 6 पॉइंट जब हम यहाँ पे लिखने बोल रहे तो लंबा लंबा सेंटेंस। पहला पॉइंट, टेन्योर मैक्स। दूसरा पॉइंट, मल्टीपल वारंट्स अलाउड। तीसरा पॉइंट,
प्राइस डैश प्राइस upfront 5% price upfront if price 5% of cap price upfront dot क्या पड़ नाम तो एटलीस्ट ओटारी और फर्दी हाँ पिटेंगे तो रोज ही खाता है कौन ठीक है अब जब इशू ऑफ वॉरेंट्स हम लोगों ने आईपीओ का पढ़ा तो एफपीओ का भी पढ़ लेते हैं एफपीओ वाले पेज में वहां पे भी इशू ऑफ वॉरेंट्स है क्या लिखा हुआ है डिट्टो कॉपी पेस्ट टेबल बना के बनाने तुम लोग हाँ ठीक ऊपर है हाँ तो इशू ऑफ वॉरेंट्स आईपीओ एफपीओ दोनों के लिए है अपने एक जगह पढ़ लिए वापस रिपीट जरूरत नहीं है यहीं पे लिख लो अगर आपको लिखना है बगल में सेम फॉर एफपीओ रेगुलेशन नंबर दिया होगा ना नहीं नहीं इतना रेगुलेशन कहाँ से याद रखेगी यही जो हम लोगों ने लिखा ना आईपीओ के लिए ये सेम चीज दिया गया रेगुलेशन 13 में एफपीओ के लिए सेम दिया गया रेगुलेशन 111 में हो गया चलिए अब हम लोग इंटरेस्टिंग चीज स्टार्ट करते हैं आईपीओ एफपीओ की एलिजिबिलिटी वगैरह सब चीज आया अब हम लोग जो भी चीज पढ़ने वाले हैं ना इट्स गोना बी द सेम फॉर आईपीओ एफपीओ बोथ रेगुलेशन नंबर से याद करने का होगा क्या नहीं करना है आपको बस दो रेगुलेशन नंबर पता होना चाहिए 6(1) एंड 6 होता है बताओ ईशानपुर और क्या लिखे हम थप्पड़ लगा देंगे क्या होता है ये रेगुलेशन 6(1) एंड रेगुलेशन 6(2) ऑफ आईसीटीआर ही पूछ रहे होंगे ना हम एसएसटी थोड़ी पूछ रहे हो क्या है किस बारे में बात करता है तो ये देखो एलिजिबिलिटी के बारे में बात करता है नाउ सुनो 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 मेरी बात सुनो ये आपको क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट 6(1) जहां पे भी आता है इट मीन वी आर टॉकिंग दैट हैपेंस नॉर्मल बुक जहां पे भी आया इट वी आर टॉकिंग अबाउट दैट हैपेंस थ्रू ऑल्टरनेट बुक बिल्डिंग आपके आईसीडीआर में इन्होंने वर्ड यूज किया है क्या नॉर्मल बुक बिल्डिंग नहीं वो लोग कहीं भी यूज करेंगे तो रेगुलेशन 6(1) रेगुलेशन ये याद रखना एफपीओ के आई थिंक इट्स 131 एंड 139 आई एम नॉट
130 1031 एंड 10। आईपीओ वाला हम आपको बता देंगे, सॉरी एफपीओ वाला बता देंगे, आईपीओ वाला याद रखना। समझ में आया सबको? ये आईपीओ वाला है 1031 एंड 1031। ठीक है, तो कहीं पे भी रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 1 देखो या 103 सब रेगुलेशन 1 देखो, समझ जाना वी आर टॉकिंग अबाउट एन आईपीओ टू नॉर्मल प्रोसेस, जहाँ पे हम लोग सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट 6 और 1032 वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल्टरनेट बुक बिल्डिंग प्रोसेस, जहाँ पे क्यूआईबीज के लिए मिनिमम कितना करना पड़ता है? ऑल्टरनेट बुक बिल्डिंग में मिनिमम 75, एचएनआईज के लिए मैक्सिमम 15 और रिटेल के लिए मैक्सिमम 10। अगर हम लोग 6-1 की बात कर रहे हैं तो क्यूआईबीज के लिए मैक्सिमम 50, एचएनआईज के लिए मिनिमम 35, सॉरी मिनिमम 15 एंड आरआईआई के लिए मिनिमम 35। ये याद रहेगा सबको? ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में जिसका नाम है प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। नाउ व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? एक कंपनी हम लोगों ने डाली, नहीं हम बता रहे हैं, पूछ बता रहे हैं, ठीक है चलो। अब एक कंपनी हम लोगों ने डाली, ठीक है, लेट्स से यस एकेडमी हम लोगों ने डाली, ठीक है, बहुत बड़ी हो गई यस एकेडमी, अभी 5 लोग हैं और V5 हम लोग 5 लोग ही प्रमोटर्स, ठीक है। चलो हमारे पास कुछ होल्डिंग था, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इशू कर रहे हैं इसका आईपीओ कर रहे हैं। आईपीओ में हम लोग गए, जैसे ही पब्लिक ने इसको सब्सक्राइब किया, उन्हें बाद में पता चला कि हम इट वाज एन आईपीओ ऑफ फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल, दोनों का आईपीओ मिला के था, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, ऑफर फॉर सेल में अपना पूरा का पूरा होल्डिंग छोड़ दिया, ठीक है। एंड आईपीओ के बाद देयर इज नो प्रमोटर होल्डिंग इन द कंपनी, दिस इज वन कंडीशन। द सेकंड कंडीशन इज हम लोग 5 लोग अपना होल्डिंग वैसे का वैसे बरकरार रख रहे हैं, कुछ एडिशनल फ्रेश इशू शेयर्स किया जो आप लोग को दिया गया, दोनों में से व्हेन विल मोर कंफर्टेबल इन द कंपनी, फर्स्ट केस या सेकंड केस? सेकंड केस में क्यों ऐसा? जी, अगर हम एग्जिस्टिंग थे और मैंने पूरा का पूरा डाइल्यूट कर दिया, इट मींस हम अगर खुद का इंसान कंपनी में नहीं रहना चाह रहा है तो कंपनी में उतना जान नहीं है। सिंपल सी बात है ना, अगर कंपनी प्रॉफिटेबल होता, अगर कंपनी अच्छा होता तो सबसे पहले तो हम ही रहते। अगर इनसाइडर इंसान ही छोड़ के निकल जा रहा है, इनसाइडर इंसान ही निकल जा रहा है, इट मींस कंपनी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसको लोग मिसयूज करने लग जाते फ्रॉड वगैरह करने के लिए। वो लोग करते क्या, कंपनी बनाते, कंपनी में पूरा झोल कर देते एंड लास्ट में आईपीओ करके अपना शेयर होल्डिंग बेच के निकल जाते। तो हम लोगों ने बोला नहीं, हम लोग ये चीज अलाउ नहीं करेंगे। जितने भी प्रमोटर्स होते हैं उन सबका एक मिनिमम कंट्रीब्यूशन कंपनी में फंसा हुआ होना ही चाहिए। इफ द कंपनी इज गोइंग फॉर एन आईपीओ और एन एफपीओ, होना ही चाहिए, मतलब होना ही चाहिए। कुछ दिन के लिए, अच्छा हमेशा के लिए होना चाहिए क्या? नहीं, एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड है, तब तक के लिए होना चाहिए, उसके बाद आप निकल सकते हो। बट स्टार्टिंग में जब आप आईपीओ लेके जा रहे हो और पब्लिक को अपनी कंपनी में घुसा रहे हो, तो पहले के प्रमोटर्स थे उनका मिनिमम होल्डिंग चाहिए। अच्छा, कितना मिनिमम होल्डिंग होना चाहिए? 20%, ठीक है। तो आपका अगर मान लो 100 रुपए का कैपिटल था, तो आप 20 रुपए भी प्रमोटर से लेके आ जाओ, काफी है, ठीक है, बट 20% होना ही चाहिए। अब पहले ये समझिए 20% कैलकुलेट कैसे। अच्छा वो, हाँ वो तो अपना प्री है ना, प्री इशू में, वो अगेन दैट इज अनदर वे टू एंश्योर दैट प्रमोटर्स डू नॉट गिव अवे पूरा होल्डिंग। अगर वो भी नहीं होता तो मतलब हम लोगों ने कोई एक चीज को बचाने के लिए एक ही रूल है ना, हम लोग ने 2-3 तरह से रूल बना दिए। अब ऑफर फॉर सेल का अगर कंडीशंस पढ़ो, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्री इशू अगर आपका 20% से ज्यादा है तो आप अपने होल्डिंग का मैक्सिमम 50% दे सकते हो। एनी विच प्रमोटर्स निकल नहीं सकते पूरा, बट हम लोगों ने बोला प्रमोटर्स भी बहुत स्मार्ट होते हैं, आप उनको बोलते कि ये कर सकते थे ना, वो लोग पूरा नहीं निकलते, 2% अपने पास रखते। हम ये नहीं चाहते कि प्रमोटर्स केवल रहे, हम चाहते उनका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट रहे इन द कंपनी, ठीक है, दोनों बातें। अब ये 20% कैलकुलेट कैसे, मान लो ये था प्री आईपीओ, फिर आईपीओ हुआ, फिर पोस्ट आईपीओ, ठीक है। मान लो प्री आईपीओ में कंपनी के 100 शेयर, ठीक है, आईपीओ हुआ 500 शेयर, ठीक है, आईपीओ हुआ 400, 500 शेयर, आईपीओ हुआ 1000 शेयर, पोस्ट आईपीओ हो गया 11। इन दिस केस प्रमोटर्स का होल्डिंग कितना होना चाहिए? 20% ऑफ 110, 1100 कितना होता है, ठीक है। अब अगर 220 होता है, मतलब इसको आईपीओ वाला जो है उसके पहले कितना अपना होल्डिंग कर लेना था, 220 कर लेना था। तो आप लोग क्या करोगे, एडिशनल 100 आपके उत्ते समझाएंगे टू द पब्लिक। समझ में आया सबको?
दूसरा सिचुएशन है, अगर मान लो इसके पास 100 शेयर्स थे, मतलब आईपीओ के पहले इसको एडिशनल 120 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, ठीक है। मान लो एक केस में आईपीओ के पहले 100 शेयर्स थे, पूरा का पूरा 100 शेयर्स प्रमोटर्स के पास है, ठीक है। आईपीओ में आपने 400 शेयर्स और लाया, तो पोस्ट आईपीओ कितने 500 शेयर्स हो गए। प्रमोटर होल्डिंग कितना होना चाहिए था? 20%। कितना होता है? 100 शेयर्स होने चाहिए थे। क्या प्रमोटर्स के पास ऑलरेडी 100 शेयर्स है? ये प्री आईपीओ प्रमोटर होल्डिंग है पूरा, ठीक है। ऑलरेडी 100 शेयर्स है, तो क्या इनको आईपीओ के पहले और कोई एडिशनल शेयर्स लेने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। आप जब भी प्रमोटर देखोगे 20%, यू विल ऑलवेज सी की प्रमोटर की होल्डिंग पोस्ट आईपीओ में कितनी, उसके पास पहले से वो होल्डिंग था, उसने बाद में वो होल्डिंग खरीदा, इट डज नॉट मैटर, ठीक है। अगर मान लो आपने आईपीओ 400 का कराया बट प्रमोटर के पास ऑलरेडी 100 थे, तो उसके पास ऑलरेडी पोस्ट आईपीओ का 20% है ना, उसको एक्स्ट्रा शेयर्स लेने हैं। समझ में आया सबको? चलो, मान लो प्रमोटर के पास 100 शेयर्स थे एंड आपने 100 एडिशनल शेयर्स का आईपीओ किया, टोटल शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू कितना हो गया? 200 हुआ। तो प्रमोटर के पास कितना होना चाहिए? 40 होना चाहिए। 40 होना चाहिए। अभी प्रमोटर के पास कितना है? 100 है, तो ये तो एनीवे कंप्लाई कर ही रहा है, बट इसके पास कुछ एक्स्ट्रा भी है ना। 40 इसके पास होना चाहिए था, इसके पास एक्स्ट्रा 60 भी है। तो अगर आप बाइफरकेट कर दो 40 और 60 में, दोनों में कुछ नहीं था, बस आपका होल्डिंग लॉक इन का डिफरेंस, ठीक है, वो अपने आगे पढ़ेंगे। बट ये प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन आया, प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन 20% का होना चाहिए, नॉट मीन तो आईपीओ हो रहा है स्पेसिफिकली उससे 20% होना चाहिए। आपका पोस्ट इशू जितना भी है कैपिटल, उसका 20%, चाहे पहले से था प्रमोटर का इन्वेस्टमेंट या बाद में वो लेके आए, आपका पोस्ट इशू जितना भी होने वाला है उसका 20% प्रमोटर के पास होना चाहिए। जनरली लोगों को क्या कंफ्यूजन है कि आईपीओ में जितना शेयर्स ला रहे हो ना, उसका 20% रिजर्व करके रखना होता है प्रमोटर। दैट्स नॉट द केस। आईपीओ में जो शेयर्स आ रहे हैं वो प्लस पुराने वाले शेयर्स मिला के टोटल का 20% इसके पास होना चाहिए। क्लासिक एग्जांपल इज दिस, 100 शेयर्स पहले से थे, 400 आईपीओ में आए, टोटल 500 शेयर्स हुए पोस्ट इशू, कितना होना चाहिए 500 का 20%? 100। उसके पास ऑलरेडी थे 100 शेयर्स, तो हमें कोई एक्स्ट्रा शेयर्स लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बट अगर इस केस में हम लोग जाए 220 होना चाहिए था, 100 शेयर्स ही थे इसके पास, तो 120 लेने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। समझ में आया? अच्छा, इस केस में अगर थर्ड केस में आए, इसके पास 60 शेयर्स एक्स्ट्रा थे, तो क्या बेच देगा? उसका बस लॉक इन पीरियड कम हो जाता है। समझ आए? वो अपने लॉक इन में अभी आगे पढ़ेंगे। समझ में आया सबको? तो ये होता है मिनिमम प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन का बेसिक रूल। कितना होना चाहिए? 20%। अच्छा, अब मान लो कोई बहुत बड़ी कंपनी, ठीक है, उसमें प्रमोटर्स का जो है टोटल मिला जुला के 12% है, ठीक है। प्रमोटर्स का कितना होना चाहिए? 20 होना चाहिए, पास है 12 ही। प्रमोटर्स के पास पैसा नहीं, भाई आईपीओ में जा रहे हैं, उन्हें कंपनी में लगाने के लिए पैसा नहीं था इसलिए जा रहे हैं, नहीं उनके पास पैसा, वो बोल रहे भाई 20% क्या करना, हम अभी 1% एक्स्ट्रा नहीं ले सकते। अरे प्रमोटर के पास आपका पहले से पोस्ट इशू का 12% था, ठीक है। रूल के हिसाब से कितना होना चाहिए? 20% होना चाहिए। तो आप प्रमोटर को क्या बोलोगे, कितना एक्स्ट्रा लो? 8% एक्स्ट्रा लो। प्रमोटर के पास एक फुट कौड़ी नहीं है कि वो एक शेयर भी एक्स्ट्रा खरीद सकते। दैट केस क्या? नहीं, हमको अपना प्रमोटरशिप नहीं, और हम कोई नहीं, नहीं ये प्रमोटर्स है, नहीं है ना, अरेंजमेंट करने के लिए पैसा चाहिए ना, नहीं है, कोई बैंक लोन नहीं दे रहा मेरे को, मेरे रिश्तेदारों के पास भी पैसा नहीं बचा है, नहीं है पैसा। बैठ के आप लोगों ने हेल्पर का रूल बनाया है। अब हम लोगों ने बोला प्रमोटर का मिनिमम कंट्रीब्यूशन आके रख, क्या क्या ऑब्जेक्टिव था प्रमोटर्स का मिनिमम लाने का? कि वो छोड़े नहीं, एंड वो छोड़े नहीं तो इसमें इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बना रहे, दैट वाज द होल आइडिया, राइट। अच्छा, अगर मान लो हम बता रहे हैं आपको कि कंपनी में बहुत बड़ी म्यूचुअल है और इस कंपनी में इन्वेस्ट करके नहीं रखा है, कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा आएगा? ऊपर वाले में आएगा। क्यों? अगर म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया है, म्यूचुअल फंड मेरे आपकी तरह नहीं होता है, नाम सुने हैं किसी से इन्वेस्ट कर दो, प्रॉपर रिसर्च गाइज होते हैं उनके पास, रिसर्च करके ही वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर किसी म्यूचुअल फंड ने इसमें इन्वेस्ट किया, मतलब इसका फंडामेंटल स्ट्रांग होगा तभी इन्वेस्ट किया गया है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस आएगा। तो हम लोगों ने बोला अगर प्रमोटर्स अपना मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं ला पा रहे हैं, उनको हेल्प करने के लिए ये लोग आगे आ सकते हैं। ये 5 लोग कौन कौन से? आईएफ्स, एफबीसीआईज, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंश्योरेंस कंपनीज। ये 5 लोग आके प्रमोटर का हाथ पकड़ सकते हैं टू टेक इट अप टू 20%, ठीक है। समझ में आया सबको? तो चलो, हम किसी कंपनी के प्रमोटर थे, मेरे पास पोस्ट इशू शेयर कैपिटल 2% का ही था,
लाना था 20%, मैंने बोला मेरे से तो 20% रहेगा, हम अपने हेल्पर्स को बोल दे रहे, हेल्पर्स को बोल दिया 18% सब्सक्राइब कर। अरे वो हेल्पर है आपके, वो आपके जगह पे नहीं आ सकते हैं, राइट? तो हम लोगों ने यहाँ पे लिमिट लगा के रखा है। 20% है ना मिनिमम प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, उसमें एटलीस्ट 10% तो प्रमोटर को लाना ही पड़ेगा। मतलब आप हेल्पर से मैक्सिमम हेल्प कितना का ले सकते हो? 10% का। अगर ये लोग आके प्रमोटर कैटेगरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो ये मैक्सिमम 10% ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बचा हुआ 10% तो बाय डिफॉल्ट प्रमोटर लाना पड़ेगा। समझ में आया? तो आपने प्रमोटर को हेल्पर भी दिया, बट उस पर भी कंडीशंस लगा दिए, हेल्प लो लेकिन लिमिटेड हेल्प लो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे पास 2% है और तुम्हारे हेल्पर्स 18% लेके बैठे, फिर वो गलत हो जाएगा ना। प्रमोटर प्रमोटर की तरह लगना भी तो चाहिए, ठीक है? तो मिनिमम प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन का बेसिक रूल क्या है? 20% ऑफ व्हाट? पोस्ट इशू कैपिटल, ठीक है? इसमें क्या आप प्रमोटर का पहले का होल्डिंग कंसिडर करते हो? एब्सोल्युटली किया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? अब प्रमोटर का 20% है, उसमें वो 20% नहीं ला पा रहा है, वो 18% ही ला पा रहा है, बचा हुआ 2% कैसे लाओगे? आप हेल्पर्स के थ्रू लेके आओगे। वो हेल्पर्स कौन कौन से है? AIF, FVCIs, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एंड इंश्योरेंस कंपनीज। बट ये हेल्पर्स भी मैक्सिमम कितना तक का हेल्प कर सकते हैं? 10% का कर सकते हैं। 10% तो इन एनी केस प्रमोटर्स के द्वारा आना ही चाहिए, ठीक है? अब इससे पहले कि मैं नीचे वाला पार्ट आपको पढ़ाए, लॉक इन यहीं पे हम आपको समझा देते हैं होता क्या है, ठीक है? अब आपने प्रमोटर को बोला कि तुम कंपनी में कुछ मिनिमम होल्डिंग लेके रखो, यही बोला ना मिनिमम प्रमोटर्स होल्डिंग का। अब ये मिनिमम होल्डिंग आपने बोला इशू के दौरान होना चाहिए, मैंने इशू के दौरान 20% होल्ड कर लिया किसी कंपनी में। जैसे ही इशू कंप्लीट हुआ, क्लोज हुआ, लिस्ट हुए शेयर्स, नेक्स्ट डे मैंने सारा शेयर्स बेच दिया। अरे मतलब अगर आप प्रमोटर्स को बोल कंपनी में होल्ड करके रखने के लिए देयर शुड बी सम टाइम, तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग होती है लॉक इन करके रखा जाता है। अब लॉक इन का ये कॉन्सेप्ट ध्यान से समझ, लॉक इन का मेन रूल क्या बोलता है? प्रमोटर का जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन है कितना? 20%, दैट हैज टू बी लॉक्ड इन फॉर ऑफ, ठीक है? तो अगर मान लो आई एम अ प्रमोटर, पहले सुन लो, ये आगे सब दिया गया नोट से, पहले सुन लो, ये कंफ्यूजन करेगा नहीं। तो आई एम अ प्रमोटर, मेरे पास किसी कंपनी का 20% शेयर्स है, 20% शेयर्स कब तक लॉक इन रहेगा? 18 मंथ्स तक, ठीक है? कब से 18? फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, वो एक पर्टिकुलर डेट निकालना पड़ेगा ना, फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट 18 मंथ्स लॉक इन रहेगा। बट वॉट इफ आई हैव 25% शेयर, तो पूरा का पूरा 25% लॉक इन करके रख दोगे क्या मेरा? तो नहीं, ऐसा नहीं होता। 20% आपका 18 मंथ्स तक रहेगा एंड बचा हुआ 5% भी लॉक इन रहेगा, बट वो केवल 6 तक लॉक इन। समझ में आया सबको? तो ये आपका 20% जो रहता है, जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन है, वो 18% तक, सॉरी, वो 18 मंथ्स तक रहेगा, एंड जो एडिशनल कुछ भी है प्रमोटर का होल्डिंग, वो पूरा का पूरा 6 मंथ्स लॉक इन रहेगा। एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड ऑफ अलॉटमेंट। अब यहाँ पे ना लॉक इन वाले में आ ही जाओ, देयर इज वन पॉइंट जो आपके बुक में साथ में। अब यहाँ पे आपका एक बहुत बड़ा कंडीशन है आपके सिलेबस फॉर सम रीजन। अब कोई भी कंपनी आती है, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए वो कितना परसेंट रेस? 25%। कैसे पता चलेगा उसने जनरल कॉर्पोरेट पर्पस 5% रखा है कि 30? डिस्क्लोज करना पड़ेगा। कहाँ करना पड़ेगा? ऑफर डॉक्यूमेंट में। तो अगर वो ऑफर डॉक्यूमेंट में जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस डिस्क्लोज कर रही है, तो वो बाकी जगह, बाकी कहाँ कहाँ पैसा यूज करेगी वो भी डिस्क्लोज करेगी। अच्छा, अब एक कोई कंपनी है, वो कंपनी जो भी पैसा इशू के थ्रू ला रही है, वो उसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कर सकती है, उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कर सकती है, दोनों में से कुछ भी कर सकती है ना। अब इस रूल को ध्यान से समझ, अगर मान लो आपकी कंपनी ने 100 रुपए उठाए थे आईपीओ से, में अगर मान लो 50% से ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर लगाने का सोचा है, ठीक है, देन इन दैट केस लॉक इन पीरियड डबल्ड। आपका 18 मंथ जाएगा 36 मंथ्स विच इज इयर्स, एंड 6 मंथ्स जाएगा 12 मंथ्स विच इज 1 ईयर। समझ में आया? कब? जब आपने जो भी पैसा पब्लिक इशू में आया है, उसका 50% से ज्यादा यू आर गोना यूज फॉर कैपेक्स। समझ में आया? ये आपके बुक में नहीं दिया गया, ये अभी लिखे हैं, ठीक है? अब ऐसा क्यों, लॉजिक बता सकते हैं? तो अगर हम मान लो 100 रुपए में 70 रेवेन्यू इनकम में लगाते, तो मेरे को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लगाते, तो मेरे को रेवेन्यू इनकम भी तो तुरंत तुरंत आता, इनकम तुरंत जनरेट हो जाता, राइट? तो ठीक है, 18 महीने तक तुम थे, इनकम जनरेट हो रहा है, कंपनी संभल गई, अब निकल जाओ। बट अगर आपने कैपेक्स में लगा दिया, कैपेक्स का इनकम तुरंत नहीं होता है, कैपेक्स का टाइम लगता है। तो हम बोलते हैं कि तुम साल तक अब रुको मेरी कंपनी में,
समझ में आया? तो whenever a company has minimum contribution and if the company decides to invest more than 50% of the public in capital expenditure, lock in period doubled. ठीक है, प्रमोटर का मिनिमम कंट्रीब्यूशन रहेगा एंड उसका एक्स्ट्रा जो है उसका कंट्रीब्यूशन जो है 12 मंथ्स के लिए। नॉर्मल जब आपका 50% ज्यादा रेवेन्यू में जा रहा है या फिर जब आपका 50%। हम इसका आपका चार्ट ही बना दे रहे हैं बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे चार्ट के लिए टिक नोट्स, ठीक है। लॉक इन पीरियड देखो कैसे होता है। इफ आईपीओ और कैपेक्स कम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन का प्रमोटर होल्डिंग मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन 20%। आई एम अ प्रमोटर, मेरे पास 5% जो है वो 6 महीने के लिए, 20% 18 महीने के लिए। नेक्स्ट है इफ मोर देन 50% मनी एक्स contribution कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रमोटर लिख लो या आपके बुक, बट दिस इज हाँ केवल कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ये ऐसे ही आ जाता है, आप ये नहीं बोल सकते हो ऊपर वाले में ऐसा रिवेन्यू, बिकॉज अगर आप कैपेक्स के लिए कर रहे हो जरूरी नहीं 50-50 आपका रेवेन्यू 25 जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, द पैरामीटर इज कैपेक्स के लिए 50% ज्यादा कैपेक्स के लिए डबल हो जाएगा तो अपना जो है कैपिटल में मैक्सिमम रखते नहीं, एक्चुअली रखते हैं। आपने अगर 25% इमेजिन करो अगर 1000 करोड़ का मेरा आईपीओ है या 250 करोड़ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है, आई सेड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस अब नहीं दे लग गया मेरे, नहीं अपने ही नाम पे कर। हाँ मतलब ये अगर हम लोग ऐसा बोलते ना प्रमोटर के बिहाफ में होल्ड करे तो वो प्रमोटर ग्रुप पार्ट हो जाते, प्रमोटर्स एक्टिंग पर्सन्स एक्टिंग कंसर्ट ही हो जाते।
तो वो जब ये होल्ड करेंगे, सो फॉर एग्जांपल मान लो अगर मेरी कंपनी प्रमोटर्स के पास था, ठीक है, और एक ए आया वो 5%, ठीक है, ये प्रमोटर नहीं कहलाएगा, बट इन दोनों का के 20 है ना, हम बोल देंगे मिनिमम। वो प्रमोटर कहलाएगा नहीं, बट वो प्रमोटर को हेल्प करने के लिए आके खुद, यहाँ पे अपना पॉइंट वही, अगर मान लो आपका वेंचर कैपिटल फंड एआईएफ कैटेगरी 1 2 या वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर, ये लोग शेयर्स खरीदते हैं तो उस, अच्छा मिनिमम, हाँ दैट वे प्रमोटर विल हैव टू मेंटेन, हाँ, बट ऐसा होता नहीं कि एआईएफ 6 महीने का प्रमोटर सातु आवर है, सेम रहता है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस आउट ही नहीं। अच्छा जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए अगर हम आपको बोल रहे कि डज दैट मीन कि अभी हम जैसे थोड़ी देर पहले खुद ही बोले थे कि हिसाब नहीं देना, डज दैट मीन मेरे को हिसाब नहीं देना? हिसाब तो देना पड़ेगा ना मेरे को, अकाउंट्स तो मेरे मेंटेन किए जाएंगे, सारा हिसाब तो रहेगा ही, मेरे को एट द टाइम ऑफ प्रोस्पेक्टस नहीं बताना है आपको कि हम क्या कर रहे हैं, ऐसे होता है जनरल कॉर्पोरेट, समझा सबको? अच्छा ये क्लियर हुआ सबको? तो मिनिमम प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन 20%, कब तक लॉक इन रहेगा? 18%, 18 मंथ्स तक। अगर 20% ज्यादा होल्ड करता है प्रमोटर तो एडिशनल वाला जो है वो 6 मंथ्स, ठीक है। प्रमोटर 20% पहुंच ही नहीं पा रहा है, बचा हुआ कौन ले आएगा? हेल्पर्स लेके आएंगे। कितने हेल्पर्स है? 5 हेल्पर्स है। कौन कौन से? एआईएफ, एफईसीआई, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स, पीएफआईज एंड इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। हेल्पर्स मैक्सिमम कितना लेके आ सकते हैं? मैक्सिमम 10% लेके आ सकते हैं, ठीक है। चलो ये क्लियर हुआ। अब ये जो अगला, अच्छा ये अगला वाला एक पॉइंट छोड़ना, फिर आते हैं अपने उसमें, ठीक है। जो भी प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन है वो कब आ जाना चाहिए? इशू ओपन होने के एक दिन पहले। जब भी आपका इशू ओपन हो रहा है ना, उससे एक दिन पहले आ जाना चाहिए। अच्छा अगर मान लो पहले ही प्रमोटर कंट्रीब्यूशन आ गया था, जैसा हम आपको बताया ना, 100 मेरे शेयर्स थे, 100 का इशू हुआ, तो मेरे पास टोटल 40 रखने का वो था, मेरे पास ऑलरेडी 100 मैंने रख दिया है, तो पहले से पैसा आया हुआ है, तो उसका फिर हिसाब कैसे दोगे? अगर मान लो प्रमोटर्स का जो कंट्रीब्यूशन का अमाउंट है वो पहले से आया हुआ था कंपनी के पास, एंड कंपनी ने उसको पहले से यूटिलाइज कर लिया था, तो फिर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट देना पड़ता है, जहां पे आप डिस्क्लोज करते हो कि ये जो प्रमोटर का पैसा है वो कब कहां कैसे यूज हुआ। समझ में आया सबको? वापस हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसी में आ जाओ। फर्स्ट वाले केस में एडिशनल 120 शेयर्स खरीदने थे, अब ये एडिशनल 120 शेयर्स कब खरीदना पड़ेगा इसको? आईपीओ होने के एक दिन पहले, आईपीओ के स्टार्ट होने के एक दिन पहले। सेकंड वाले केस में एक भी शेयर्स खरीदने की जरूरत थी क्या इसको? नहीं थी, पहले से सारे शेयर्स आए हुए थे, मतलब प्रमोटर ने पहले से पूरा पैसा दिया हुआ था कंपनी को, अब वो कंपनी ने उस पैसे को कहीं ना कहीं तो यूज किया होगा ना, तो बस अगर प्रमोटर का पैसा पहले से आया हुआ था और कंपनी ने उसको पहले कहीं यूज कर लिया था, कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट्स दिखाना पड़ता है और बताना पड़ता है कि किस तरीके से प्रमोटर के फंड्स जो है वो कहां पे यूज। समझ में आया? तो अगर प्रमोटर नए शेयर्स खरीद रहा है तो इशू स्टार्ट होने के एक दिन पहले आएगा। अच्छा इशू स्टार्ट होने के एक दिन पहले जब आता है ना, तो प्रमोटर जो भी पैसा लेके आता है वो एक एस्क्रो अकाउंट में रखा जाता है, और वो इशूअर जो कंपनी है उसको लास्ट में साथ में मिलेगा जब बाकी शेयर्स का पैसा उसको मिल रहा है। वापस इसी एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहे हैं। मान लो ऑल द शेयर्स वर ₹10 पे, ठीक है, तो फर्स्ट केस में प्रमोटर ने कितना एक्स्ट्रा रुपए लाया होगा? 120 शेयर्स था, हर शेयर ₹10 में था, ₹1200 लाया होगा। सेकंड वाले केस में प्रमोटर को एक्स्ट्रा कुछ पैसा लाना है क्या? नहीं लाना है। थर्ड वाले केस में एक्स्ट्रा कोई पैसा लाना है क्या? नहीं लाना है। अब ये जो ₹1200 फर्स्ट वाले केस में इसने एक्स्ट्रा लाया ना, वो एस्क्रो अकाउंट में रखा रहेगा, वो कंपनी को नहीं मिलता है। कंपनी को कब मिलेगा? जब पूरा इशू कंप्लीट हो जाएगा। इशू कंप्लीट होने के बाद पब्लिक का पैसा जब आप कंपनी के पास रिलीज करोगे ना, उसी समय ये ₹1200 भी रिलीज। समझ आया? बट ये किस केस में किया जाएगा? जब प्रमोटर को एक्स्ट्रा पैसा लाना पड़ रहा है। नहीं नहीं हैंग हुआ है, मेरा चल रहा है। मैराथन हैंग कर गया? मैराथन चल रहा है ना? कल से मैम किल मैराथन्स लेंगी बैक टू बैक।
आई एम पॉसिबल बहुत ऐसे डिफिकल्ट हो जाता है, क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। मैराथन में तो टाइम कम है, नहीं पढ़ा सकते, आगे बढ़ो। हाँ हाँ, 7:30 तक पढ़ा रहे हैं, इसलिए आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड अबाउट टुमारो। 5 दिन का आराम इनसे ब्रेक मिला, देखो ये हम नहीं बोले हैं, ये मैम बोली है कि मैम खुश है कि मैम को तुम लोग से ब्रेक मिला। और पढ़ के आई है, और पता नहीं क्या स्लीपिंग पिल्स लेके आई है, एकदम जिंदा है आजकल, घर पे सो के आती है। क्या की थी मैं? हाँ, मेरे से क्या क्वेश्चन पूछिए पता है? क्लास में आप जब टेस्ट लेंगे तो 1 वर्ड आंसर लेंगे या पूरा रिटर्न लेंगे, बता दो अभी, मुझ हिसाब से पढ़ के आएंगे। पागल है क्या? तो अगर हम बोल देते 1 वर्ड तो 1 वर्ड याद करके आती। ये सब बताया नहीं अब। ओके। ओए। हाँ, बस अभी नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा रहे हैं, प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन है ऑब्वियसली। बच्चों एक बार मुस्कान मैम आई। चलो चलो वापस आओ। तो प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन का क्या बोल रहे थे? पहले वाले केस में इस प्रमोटर को 1200 रुपए एक्स्ट्रा लाना है, वो 1200 रुपया कितने दिन पहले लेके आएगा? आईपीओ स्टार्ट होने के एटलीस्ट 1 दिन पहले। 4 दिन पहले लाने का मन ला सकता है क्या? क्यों नहीं ला सकता? ला सकता है, एटलीस्ट 1 दिन पहले आ जाना चाहिए। ये पैसा तुरंत कंपनी को जाएगा क्या? नहीं, ये एक एस्ट्रो अकाउंट में रखा रहेगा, और वो एस्ट्रो अकाउंट से बाद में जब सारा पब्लिक का पैसा रिलीज हो रहा है ना, तब एक बार में रिलीज होगा। सेकंड एंड थर्ड केस में एक्स्ट्रा पैसा लाने की जरूरत है क्या? कंपनी के पास जाएगा ना, कंपनी के पास रिलीज होगा। अच्छा, सेकंड एंड थर्ड केस में एक्स्ट्रा पैसा लाने की जरूरत है क्या? कोई पैसा लाने की जरूरत नहीं है, बट बदले में क्या देना पड़ेगा? थर्ड केस में आ रहे हैं, लॉक इन करना बोल रही है, आ रहे तो आपको सेकंड एंड थर्ड केस में ये बताना पड़ेगा कि पहले का जो इनका 100 शेयर्स का हमारे पास पैसा आया था, उसको हम लोगों ने कहां कब कैसे यूज किया, उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, लॉक इन की अगर बात करें तो फर्स्ट केस में पूरा का पूरा 220 शेयर्स, पुराने वाले 100 शेयर्स एंड नए वाले 120 शेयर्स, पूरे के पूरे विल बी लॉक इन फॉर 18 मंथ्स। सेकेंड वाले केस में पहले के जो 100 शेयर्स थे विल बी लॉक्ड इन फॉर 18 मंथ्स। थर्ड वाले केस में 40 shares will be locked in for 18 months, 60 shares will be locked in for 6 months। क्लियर हुआ लॉक इन? क्लियर हुआ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन कैसे आता है? चलो, ये हम कुछ पढ़ाए नहीं, हम आपको ये 4 स्टेटमेंट पढ़ाए बस अभी। हाँ, नहीं कंपनी प्रमोटर, ऐसा हम थोड़ी बोल रहे कि प्रमोटर कैन बी इन्वेस्टेड इन द कंपनी ओनली अप टू 20%। ज्यादा भी तो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन रह सकता है ना, मिनिमम 20 होना। चलो हो गया, पढ़ लो ये ऊपर वाला पार्ट पढ़ो, यहाँ से यहाँ तक, और ये जो बॉक्स आया है उसको छोड़ के यहाँ से यहाँ तक 4 पैराग्राफ से वो पढ़ो। फिर अपने एक बहुत ही इंटरेस्ट, मुझे लग रहा है स्पीड बहुत धीरे चल रहा है, ठीक। आईसीडीआर है, अच्छे से पढ़ेंगे। आईसीडीआर इज 20 मार्क्स, 20 to 25 मार्क्स। आईसीडीआर 20, 25 नहीं, पहले सिलेबस भी तो कम, ज़्यादा पूछा जाए। एक दो प्रैक्टिकल आया, एक आध आया तो आ गया। आईसीडीआर से एक प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा आता है, दैट इज एलिजिबिलिटी प्रैक्टिकल मैक्सिमम। अच्छा, इस बार आपके बुक में ना आगे अपने जब चलेंगे तो उसमें भी अभी 2-3 चीज़ हम लोग पढ़ेंगे आगे, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बुक में ही दिए गए। तो अभी हम आपको केवल थ्योरी पढ़ा रहे, सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लास्ट में करेंगे। ठीक है, तो तक आपका थ्योरी स्ट्रांग भी हो जाएगा पढ़ पढ़ के, तो फरवरी में अपने सारे प्रैक्टिकल्स, नहीं फरवरी पढ़ना पड़ेगा ही, याद करके जाएंगे अपने। हाँ, प्रमोटर्स आईपीओ में। हाँ हाँ,
प्रमोटर्स एक्सेस के लिए अप्लाई कहाँ, आईपीओ में करेंगे? आईपीओ में प्रमोटर्स अप्लाई कर सकते क्या? ए पंचायती, आईपीओ में प्रमोटर्स अप्लाई कर सकते? वो एक दिन पहले आ जाता है इनका। प्रमोटर्स आईपीओ में कभी अप्लाई कर ही नहीं सकते। व्हाई? बिकॉज इट्स अ पब्लिक ऑफर, प्रमोटर इज नॉन पब्लिक। ठीक है, कैसे करेंगे? अप्लाई ही नहीं कर सकते ना वो। इस केस में तुम बोल रहा है कि अगर मान लो आईपीओ 1000 शेयर्स का हुआ, पहली बात तो इस केस में आईपीओ 1000 शेयर्स का होगा ही नहीं, 120 शेयर्स पहले ही प्रमोटर ने खरीद लिया, तो आपका आईपीओ विल बी फॉर 880 शेयर्स ओनली। इस 880 शेयर्स में प्रमोटर्स कैन नॉट अप्लाई। ये नहीं पढ़ा है उसको, अभी हम पढ़ाने वाले। ऑनलाइन वालों समझ में आया? बुक बिल्डिंग एंड रिवर्स बुक बिल्डिंग के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जब आएगा तब देखेंगे अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। अभी ये पूछ रहा है तो हम बोले देखेंगे। हाँ, नहीं नहीं नहीं, आराम से प्रैक्टिकल्स एक बार मिलेंगे। रिवर्स मतलब उल्टा होता है। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे। अब ये जो बीच में डब्बा दिख रहा है ना, ठीक है, डब्बा दिख रहा है, अब इस डब्बा के बारे में अपने पढ़ते हैं। इसमें जो लिखा है वो समझ में नहीं आएगा आपको, तो हम अलग डब्बा बना के बता रहे हैं। ठीक है, 4 केसेस पढ़ेंगे अपने, 1 3 केस 4। अब एकदम शांति से देख लो क्या ले, बाद में लिखते रहना। ठीक है, पहला केस है जहां पे आईपीओ हो रहा है ऑफ इक्विटी, चलेगा सबको। फोर्थ केस है जहां पे आईपीओ हो रहा है ऑफ डेट। अच्छा एक बात बताओ, कोई कंपनी बिना अपने शेयर्स को लिस्ट कराए डायरेक्टली डेट सिक्योरिटीज लिस्ट करा सकती है क्या? आराम से करा सकती है। तो ये उसका आईपीओ ऑफ डेट विदाउट इक्विटी बीइंग। ठीक है, सेकंड वाला हो रहा है कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, हो सकता है क्या? अच्छा, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज दो तरीके के होते हैं, एक ऐसे जिनका प्राइस प्री डिटरमिन्ड होता है, ठीक है, और एक ऐसे का प्राइस नॉट। समझ में आया सबको? ये जो सेकंड वाला है ना, कंडीशन, ठीक है, वो हम बाद में आपको। चलो ये 4 समझ में आया। पहला केस आईपीओ हो रहा है इक्विटी शेयर्स का। अच्छा, अगर आईपीओ आपका इक्विटी शेयर्स का हो रहा है तो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन किस फॉर्म में आना चाहिए? शेयर्स के फॉर्म में आएगा ना, सिंपल सी बात है। तो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन आ गया शेयर्स के फॉर्म, सिंपल है ये एकदम। ठीक है, अगर मान लो आईपीओ आपका डेट का हो रहा है, ठीक है, तो प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन आएगा वो इक्विटी का, या फिर 20, मतलब या तो 20% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट और 20% ऑफ। अब प्रोजेक्ट कॉस्ट कैसे होता आएगा? वो डेट के फॉर्म, राइट। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो आप इन डेट सिक्योरिटीज को वो कर लो, सब्सक्राइब कर लो 20% की लिमिट तक, या फिर आप इक्विटी में 20% डाल दो। कौन सा कन्वर्टेबल? तो हम बात ही नहीं कर रहे, आई एम टॉकिंग अबाउट डेट ओनली। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट डेट। तो पहला केस था आपका आईपीओ हो रहा है इक्विटी शेयर्स का, तो नेचुरल सी बात है आपके जो प्रमोटर्स आएंगे वो इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में ही आएंगे, इक्विटी शेयर्स ही खरीदना पड़ेगा उनको 20%। ठीक है, यहाँ पे लिख लो ऑफ। ठीक है, अगर मान लो कोई ऐसी कंपनी जिसका इक्विटी शेयर्स लिस्टेड नहीं है और वहां पे वो लोग अपना डेट का आईपीओ लेके आ रहे हैं, तो इन दैट केस या तो 20% प्रोजेक्ट कॉस्ट का लेके आ जाओ, विच बेसिकली मींस नथिंग बट आप 20% अपना ये डेट सिक्योरिटीज ही ले रहे हो, या 20% इक्विटी शेयर्स इशू कर, चलेगा? चलेगा सबको? चलो, सही बात है। ठीक है, अब ये दो पॉइंट्स कहाँ पे लिखा है? अच्छा, ये जो पहला केस है ना, ये पहला केस आपके बुक में दिया ही नहीं है, ये तो बहुत ऑब्वियस सा केस है। ठीक है, बट फिर भी हम लिखवा रहे हैं क्योंकि हो सकता है कंफ्यूजन होता है, तो फिर भी हम ये लिखवा दी कि ऐसे ही होता है। ठीक है, फोर्थ केस कहाँ पे दिया गया है? ये वाला डब्बा, एक बार ये पढ़ लो पहले। हाँ, दोनों साइड का पढ़।
अब वही चीज मेरे को भी, हाँ वो भी मेरे को था, बट दिस डज नॉट मेक सेंस, एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, ये कट कर दो। बस आप लोग वहां पे ये याद रखना 20% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट और 20% ऑफ इक्विटी। हाँ, वो सब नीचे वाला जो पॉइंट लिखा है ना, ये दोनों को मिला के वही मीनिंग हम अलग से आपको बना के लिख के दे रहे हैं। उसके बगल में लिख दो 20% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट और 20% ऑफ इक्विटी। क्या हंस रहा है? चलो, ये है कंडीशन 2A और ये है, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्लियर हुआ। अगर आईपीओ और इक्विटी शेयर्स का, तो किस फॉर्म में जाएगा आपका? शेयर्स आएगा, इक्विटी मतलब प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन आएगा शेयर्स के फॉर्म में। अगर आईपीओ और डेट का और शेयर्स पहले से लिस्टेड नहीं है तो 20% प्रोजेक्ट कॉस्ट, नहीं तो 20% ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये क्लियर हुआ। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे टाइप का, जहां पे आईपीओ हो रहा है कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज का। अब कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज में दो चीजें हो सकती है, या तो आपका प्राइस पहले से डिटरमिन्ड है या प्राइस पहले से डिटरमिन्ड नहीं है। अच्छा, व्हाट डू वी मीन बाय प्राइस पहले से डिटरमिन होना? ये आप पहले से बता देते हो कि आगे जाके जब ये हम कन्वर्ट करेंगे तो कितना प्राइस होने वाला है इक्विटी शेयर्स का, ठीक है। अगर मैंने प्राइस पहले से डिटरमिन करके रखा है तो हम आपको ये भी बता सकते हैं कि आगे जाके इक्विटी शेयर्स जब इशू होंगे तो कितने वैल्यू के होंगे, क्योंकि प्राइस तो पहले से डिटरमिन है ना। मान लो मैंने 10 कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज दिया और सब में बोल के रखा है कि 100 रुपए में इक्विटी शेयर्स जाने वाला है, तो टोटल कैपिटल कितना आने वाला है बाद में? 100 इंटू 10 1000, ये तो पता है। तो फिर इन दैट केस इसका 20% आज के दिन में निकालना तो ईजी होता है, राइट। तो अगर मान लो आपका कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज इशू किया जा रहा है जिसमें प्राइस प्री डिटरमिन्ड है, तो प्रमोटर्स का कंट्रीब्यूशन कैन बी 20% ऑफ इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स और 20% इन फॉर्म ऑफ कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। दोनों में से कुछ भी कर सकता है प्रमोटर। जो भी आपका टोटल अमाउंट निकला, अब जैसे इस केस में कितना निकला था टोटल अमाउंट? 1000 रुपए निकला था। अब या तो वो 200, 20% विल बी 200 रुपीज, या तो वो 200 रुपीज का डायरेक्टली इक्विटी शेयर्स उठा ले, या वो 200 रुपीज का डायरेक्टली कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज उठा ले। दोनों में आपको ऑप्शन दिया गया है, जो भी प्रमोटर को करना है। समझ में आया? तो अगर प्राइस पहले से डिटरमिन्ड है तो इक्विटी शेयर्स के थ्रू भी ला सकता है प्रमोटर अपना कंट्रीब्यूशन, या कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज में भी वो सब्सक्राइब करके वो अपना कंट्रीब्यूशन ला सकता है। क्लियर हुआ? ठीक है। अगर प्राइस पहले से डिटरमिन्ड नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये वाला कहीं पे भी आपके बुक में नहीं दिया गया, अगेन हम आपको यहाँ पे अलग से बता दिए। आपके बुक में ये और ये तीन दिए, समझ आया? ये और ये नहीं दिया गया है, बट आपको पता होना चाहिए, तो एक क्लैरिटी रहती है अपने, ठीक है। तो अगर कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज है, प्राइस पहले से डिटरमिन्ड है, तो इन दैट केस या तो 20% ऑफ इक्विटी शेयर्स या 20% ऑफ कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, ठीक है। बट अगर मान लो कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज है जिस प्राइस पहले से डिटरमिन नहीं है, दैट केस कंपल्सरली आपको 20% इन फॉर्म ऑफ कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज देना पड़ता है, ठीक है। एंड एक राइटिंग में अंडरटेकिंग देना पड़ेगा कि आप आगे जाके इसको कन्वर्ट कराओगे इनटू इक्विटी शेयर्स। अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब सिंपल सी बात यह है कि अगर कंपल्सरली कन्वर्टेबल है तब तो ये राइटिंग में देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कंपल्सरली कन्वर्टेबल अगर सिक्योरिटीज होता तो ऑटोमेटिकली जाके वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाता। वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिचुएशन जहां पे दीज कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज आर ऑप्शनली। तो अगर मान लो ऑप्शनली कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज है और आपका प्राइस पहले से प्रीडिटरमिन नहीं है, अच्छा मान लो हम आपको बोल रहे हैं मैंने ऑप्शनली कन्वर्टेबल 10 सिक्योरिटीज दिए, कितने प्राइस में आगे जाके कन्वर्ट होने वाला है मुझे नहीं पता, तो आप क्या टोटल कैपिटल निकाल पाओगे? टोटल कैपिटल नहीं निकाल पाए तो 20% टोटल कैपिटल का निकाल पाओगे, तो इक्विटी शेयर्स कैसे इशू कर दोगे आप? तो वहां पे एक ही ऑप्शन बचता है, तुम 20% लेके आओ कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज के फॉर्म में एंड राइटिंग में अंडरटेकिंग दो कि आगे जाके इसको तुम कन्वर्ट करा के ही रहोगे। सिंपल है, समझ में आया? देखो वापस से, आईपीओ में अगर मान लो इक्विटी शेयर्स का आईपीओ है तो आपका ये कैसे आएगा? हाँ, इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स। अगर मान लो आपका डेट का आईपीओ है तो कैसे आएगा? 20% इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट और इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स। अगर मान लो कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज है, प्राइस पहले से डिटरमिन्ड है, तो कैसे आएगा? इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स और कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। 20% तो कॉमन है ना हर जगह, ठीक है। अगर मान लो प्राइस पहले से डिटरमिन नहीं है तो कैसे आएगा?
20% इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज ओनली, प्लस एक अंडर राइटिंग कि हम आगे जाके कन्वर्ट करने वाले हैं, ये समझा। अब यहां पे देखो कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, इसमें प्राइस प्री डिटरमिन्ड है, उसमें पहला वाला में हम पर्पल कलर से क्या लिखे, कन्वर्जन इज ऑन द सेम डेट, ठीक है। अगर कन्वर्जन सेम डेट को हो रहा है, हाँ वाला इधर आना चाहिए, हाँ नहीं ठीक है। कन्वर्जन अगर आपका मान लो सेम डेट को हो रहा है तो आप फिर बहुत आराम से निकाल सकते हो, बट अगर कन्वर्जन डिफरेंट डेट्स को हो रहा है तो उसका प्राइसेस भी डिफरेंट हो सकता है, राइट। अगर दैट इज द केस तो आप प्राइस, अच्छा डिफरेंट डेट्स पे हो रहा है मतलब मान लो मैंने बोला 6 महीने बाद 100 रुपए में कन्वर्ट होगा, 9 महीने बाद 150 रुपए में कन्वर्ट होगा, 12 महीने बाद 200 रुपए में कन्वर्ट होगा, तो प्राइसेस तो डिफरेंट हो गए। अच्छा 100 रुपए में 10 शेयर्स कन्वर्ट, 10 सिक्योरिटीज कन्वर्ट हो रहे, इसमें 10 सिक्योरिटीज कन्वर्ट हो रहे, इससे 15 सिक्योरिटीज कन्वर्ट, राइट। तो इन दैट केस यहाँ पे तो बहुत ईजी था क्योंकि 100 रुपीज फिक्स था, 100 रुपीज फिक्स था और उसका आपने 10 शेयर्स लेके 1000 रुपीज टोटल कैपिटल निकालना, उसका 20% निकालना ईजी होता है, राइट। यहाँ पे कैसे निकालोगे, कौन सा एवरेज लोगे, वेटेड एवरेज लोगे, तो सिंपल सा बात है, अगर मान लो आपके शेयर्स कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज अलग अलग डेट पे अलग अलग प्राइस पे कन्वर्ट हो रहे हैं एंड द प्राइस इज प्री डिटरमिन्ड, ठीक है, तो आप वेटेड एवरेज निकालते हो, उसके हिसाब से 20% कैलकुलेट करते हो, राइट। तो इफ कन्वर्जन ऑन डिफरेंट डेट एंड डिफरेंट प्राइस, in that case weighted average price is considered। अच्छा एक बात बताओ, वेटेड एवरेज प्राइस कब कंसिडर करना पड़ेगा, जब इक्विटी शेयर कर रहे हो या जब कन्वर्टेबल सिक्योरिटी में कर रहे हो, जब इक्विटी शेयर कर रहे हो सब्सक्राइब, कन्वर्टेबल सिक्योरिटी में कर रहे हो तो वो तो अपने हिसाब से होते रहेगा ना कन्वर्ट, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब इक्विटी शेयर में कर रहे हो तभी ज्यादा लगता है। समझ में आया सबको, तो ये टेबल बना लो, ये टेबल अपने को बहुत हेल्प करेगा बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपको समझ में नहीं, ठीक है। एक बार टेबल बनाने, चलो एक बार वापस से पांचों केसेस रिवाइज करते हैं। पहला केस, अगर आईपीओ है इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन किस फॉर्म में आएगा, इक्विटी शेयर्स। अगर आईपीओ इन द फॉर्म ऑफ डेट, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन कैसा आएगा, या तो प्रोजेक्ट कॉस्ट का 20% या फिर इक्विटी शेयर्स का 20%। अगर मान लो आईपीओ इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, अब कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज के 3 केसेस होते हैं, पहला प्राइस डिटरमिन है, सेम डेट पे कन्वर्ट हो रहा है तो 20% इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स और कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। प्राइस प्री डिटरमिन्ड है, डिफरेंट डेट्स पे डिफरेंट प्राइस पे हो रहा है तो कौन सा प्राइस कंसीडर करोगे, वेटेड एवरेज प्राइस कंसीडर करोगे। प्राइस प्री डिटरमिन्ड नहीं है, 20% आएगा इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज प्लस एक अंडरटेकिंग कि हम कन्वर्ट ही करने वाले हैं। समझ में आया, हाँ। इक्विटी शेयर, अगर आई एम अ प्रमोटर आई विल ऑब्वियसली हैव सम इक्विटी शेयर्स पहले से, तो अगर मेरा वो 20% तक है तो फिर मैं नहीं, क्यों, अगर मान लो वेटेड एवरेज प्राइस निकाल के मेरा ऑब्लिगेशन आ रहा है 200 करोड़ का, 200 रुपए का इक्विटी रखने का और मेरे पास ऑलरेडी है 200 करोड़ का इक्विटी, आई शो ना कि मेरे पास 200 रुपए का ऑलरेडी मेरे पास 20% इक्विटी है, तो हम क्यों माथा लगाएंगे। व्हाट्स द आइडिया कि जो भी आपका पोस्ट इशू कैपिटल है उसका 20% प्रमोटर के पास होना चाहिए। बस प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती, देखो सारे केसेस में हम लोग ने इक्विटी शेयर्स का कंसिडर किया है, बस थर्ड वाले केस में इक्विटी शेयर का कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि हमें प्राइस नहीं पता है, तो आप निकालोगे कैसे कि 20% कितना होता है। बाकी सब में इक्विटी शेयर का कंसिडर किया हुआ है, क्यों, ऑल वी वांट इज दैट द प्रमोटर शुड बी इन्वेस्टेड इन द कंपनी। थर्ड केस में हम लोग प्राइस नहीं निकाल पा रहे जिसकी वजह से हम ये नहीं समझ पा रहे कि कितना होगा, इस वजह से मेरे को बस वहां पे कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज ही मैंडेटरी है। तो हम ये वाला मॉड्यूल में ऊपर वाला नहीं दिया, इसका लॉजिक सबको समझ में आया, एक बार लॉजिक सुन लो तो बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा। फर्स्ट वाले केस में इक्विटी शेयर्स अलाउ किया गया, सेकंड वाले केस में इक्विटी शेयर्स दोनों केस में अलाउ किया गया, फोर्थ वाले केस में भी इक्विटी शेयर्स अलाउ किया गया है। क्यों हम लोगों ने थर्ड वाले में इक्विटी शेयर्स अलाउ नहीं किया, सिंपल रीजन बीइंग क्योंकि इक्विटी शेयर कितना होना चाहिए आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे क्योंकि प्राइस प्री डिटरमिन नहीं है।
अदरवाइज अगर प्रमोटर्स के पास इक्विटी शेयर्स है कंपनी का, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल वी वांट इज द प्रमोटर टू बी इन्वेस्टेड इन द कंपनी। अब वो इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में हो, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज के फॉर्म में, हमें उससे क्या फर्क पड़ता। प्रॉब्लम आ रहा था थर्ड वाले में, इसलिए हमें करना पड़ा कि इक्विटी शेयर्स नहीं कर सकते हो, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज करना पड़ेगा। समझ आ रहा है क्या प्रॉब्लम आ रहा था? अगर पहले है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मतलब स्टार्ट होने के एक दिन पहले। सेकंड वाले में, थर्ड वाले में अगर मान लो मेरा 100 कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज का इशू था 20 प्रमोटर, पहले जो है वो हम कंसिडर करने वाले ही नहीं है, 20 कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। क्या फर्क पड़ता है कन्वर्टेबल से? हाँ लेकिन इस अगेन कांट यू डू यू नो पोस्ट इश्यू कैपिटल कितना होने वाला है? बोला कन्वर्ट। नाउ मेरे हिसाब से दिस इज समथिंग जो इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल है, बट एग्जाम में नहीं पूछा। क्यों? बिकॉज एग्जाम में आप ये लिख नहीं पाओगे। टू रिप्रेजेंट दिस, टू राइट दिस, शायद हम भी बहुत अच्छे से लिख के नहीं समझा पाए किसी को जितना हम बोल के समझा, राइट? हाँ, कट नहीं करना है, बट इसे लिखने का हेडेक मत रखना। यू शुड द कॉन्सेप्ट। केस के ऊपर क्वेश्चन आया तो आप कॉन्सेप्ट के हिसाब से आंसर दे के आ जाओगे, तो प्रॉब्लम नहीं है। ये सब चीज आपके एग्जीक्यूटिव में हाँ था। आई सीन योर मॉड्यूल था ये, अभी वाले एग्जीक्यूटिव था ये आपके एग्जीक्यूटिव 100% था आपके एग्जीक्यूटिव में। अगेन ये लास्ट के 3 पॉइंट्स ही थे, फर्स्ट 2 पॉइंट्स के लिख के नहीं देता बिकॉज वो प्रीटी ऑब्वियस है। ऑनलाइन वालों समझ में आया? 20% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स, मतलब अगर मान लो मेरा पूरा प्रोजेक्ट 1000 रुपए का था तो मेरे को उसमें से 20% उसका इक्विटी शेयर्स खरीदना। हो गया? वेरी गुड। आंसर आता तो सुंदर ड्राइंग करने के लिए अप्रिसिएशन नहीं था। हाँ नहीं तो
करेक्ट करेक्ट, बट वो ऑफर आज के लिए वैलिड था। क्या देखना, चलो हो गया, इससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकते। चलो आ जाओ। तो मिनिमम, अच्छा हम लोगों ने बस आज इतना सही पढ़ा है अभी तक। मिनिमम कंट्रीब्यूशन प्रमोटर का कितना होना चाहिए? 20% होना चाहिए। 20% नहीं ला पाए तो कौन लेके आएगा? हेल्पर्स। मैक्सिमम कितना ला सकते हैं हेल्पर्स? 10%, मतलब किसी भी हाल में 10% आने चाहिए। कब लाना होगा मिनिमम कंट्रीब्यूशन? एक दिन पहले। जरूरी है क्या हर केस से प्रमोटर कंट्रीब्यूशन लेके आएगा ही आएगा? नहीं। क्यों? बिकॉज अगर पोस्ट इशू कैपिटल के हिसाब से आप देखो और पहले से उसका इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उसको एक्स्ट्रा लाने की जरूरत नहीं है। अगर पहले से इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और वो पैसा कंपनी ने कहीं यूज कर लिया तो कंपनी को क्या दिखाना पड़ेगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा एंड डिस्क्लोज करना पड़ेगा उनका पैसा कहां पे गया। पहले से आया हुआ है ना। अरे ये एग्जाम्पल दिए थे ना हम लोग, पहले से आया हुआ है ना। ठीक है, समझ में आया सबको? चलिए अब हम लोग उसके बाद ये कुछ कुछ देखे थे कि अगर मान लो इक्विटी का आईपीओ हो रहा है तो 20% किस फॉर्म में आएगा, डेट का आईपीओ हो रहा है तो 20% किस फॉर्म में आएगा, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज का आईपीओ हो रहा है तो 20% किस फॉर्म में आएगा। अब एक बार हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी सिक्योरिटीज है। मतलब देखो प्रमोटर का कोई भी होल्डिंग होता है ना, ऑल ऑफ दैट इज काउंटेड फॉर द पर्पसेस ऑफ मिनिमम प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, बट देयर आर सर्टेन होल्डिंग्स जो हम लोग काउंट नहीं करते। ठीक है, पहला, अगर मान लो पिछले 3 साल में प्रमोटर ने कोई भी शेयर लिया है, ठीक है, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, पहला। ठीक है, जिसमें रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स या कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल असेट्स ये ऐसा कुछ इन्वॉल्व्ड है। समझ में आया? तो मान लो आज अगर हम आईपीओ लेके आ रहे हैं और आज से 3 साल पहले के बीच में, मान लो लास्ट ईयर या उसके लास्ट ईयर आपने दिया इनको क्या बोलते हैं, शेयर्स, प्रमोटर्स को कंपनी ने शेयर्स इशू किए, बदले में कैश नहीं मिला, बदले में या तो कोई इंटेंजिबल एसेट का कैपिटलाइजेशन हुआ है या रीवैल्यूएशन। अच्छा एक बात बताओ, इंटेंजिबल एसेट का कैपिटलाइजेशन या रीवैल्यूएशन एसेट ये सब कोई फिक्टिशियस एसेट, रिवैल्यूएशन एसेट तो रिवैल्यूएशन तो फिक्टिशियस ही होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने बोला इसको हम काउंट नहीं करें। ठीक है, तो आपका क्यों? बिकॉज इस केस में क्या रर्ली प्रमोटर ने पैसा लगाया है कंपनी में। अगर आपने असेट्स को रिवैल्यूएट कर लिया और उसमें जो भी आपका आया उसका आपने शेयर्स इशू कर दिए, प्रमोटर के पॉकेट से पैसा निकला है, उसको तो फ्री फोकट का मिला है ना। मान लो प्रमोटर के आपने किसी इंटेंजिबल एसेट को कैपिटलाइज कर लिया और उसके बदले में शेयर्स इशू कर दिए, प्रमोटर का पैसा लगा है क्या? आज अगर मान लो रिलायंस के मेरे पास 5 शेयर्स है जिसको मैंने पैसा दे के खरीदा है और रिलायंस के भाई की कंपनी है उसके 5 शेयर्स मुझे फ्री फोकट में मिले थे। ठीक है, जो भी उन्होंने किया था, रिवैल्यूएशन जो भी किया था, मेरा फोकस जहां ज्यादा कहां पे रहेगा? पैसे जहां पे मेरे लगे, इसीलिए ना। तो द होल आइडिया वाज प्रमोटर शुड बी इन्वेस्टेड मेंटली ना। तो प्रमोटर इन्वेस्टेड मेंटली कब रहेगा? जब उसकी जेब से पैसा गया हो। तो हम लोगों ने बोल दिया अगर प्रमोटर को फ्री फोकट में शेयर्स मिले हैं, फ्री फोकट मतलब रिवैल्यूएशन की वजह से मिल गया शेयर्स या कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स की वजह से मिल गया शेयर्स, तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। पहला समझ में आया? ठीक है, दूसरा, अगर मान लो किसी भी तरह का बोनस हुआ है, बोनस भी फ्री फोकट का ही है, राइट? अगर बोनस हुआ है आउट ऑफ रीवैल्यूएशन रिजर्व या अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ठीक है, अगर आपके पास सही में प्रॉफिट्स थे तब आपने उसको यूज करके बोनस दिया, दैट्स अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर। बट अगर मान लो अगेन रीवैल्यूएशन रिजर्व या अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के हिसाब से आपको बोनस मिला है, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड। सेकंड पॉइंट समझा? थर्ड पॉइंट यहां से अलग एक स्टार्ट होता है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? ऊपर के जो दोनों शेयर्स थे ना, ये दोनों शेयर्स इनएलिजिबल है लेकिन है तो इक्विटी शेयर्स ही ना। आगे जाके अगर इन दोनों शेयर्स के ऊपर किसी भी तरीके से बोनस मिलता है वो भी इनएलिजिबल हो। तो जैसे हम लोग बोलते नहीं है बहुत ही पॉलिटिकली थे, चोर का बेटा चोर, वैसा टाइप का, कि अगर मान लो ऊपर वाले शेयर्स एलिजिबल नहीं है तो उसके ऊपर कुछ बोनस मिला है वो भी एलिजिबल नहीं है। समझ में आया? अगर सेकंड वाला बोनस वाला शेयर्स इशू नहीं है, एलिजिबल नहीं है, तो उसके ऊपर आगे जाके कोई भी बोनस मिलता है वो भी एलिजिबल नहीं रहेगा। है सबको? तो पहला, प्राइमरीली कौन से 2 टाइप के शेयर्स इनएलिजिबल है? जो मिला है फ्री फोकट में रिवैल्यूएशन रिजर्व या फिर इंटेंजिबल एसेट का कैपिटलाइजेशन के लिए, या फिर जो बोनस शेयर्स मिले हैं आउट ऑफ रिवैल्यूएशन या फिर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तीसरा शेयर्स कौन सा इनएलिजिबल हो गया? इन दोनों इक्विटी शेयर्स की वजह से कोई बोनस मिल रहा है वो ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा, इनएलिजिबल हो जाएगा। समझ में आया ये 3 पॉइंट्स? ठीक है, तो ये कब होना चाहिए? पिछले 3 साल में। 3 साल के पहले अगर ऐसा कुछ मिला था तो उस समय फर्क नहीं पड़ता है, पिछले 3 साल में अगर ऐसा कुछ भी मिला है शेयर्स प्रमोटर को तो वो इनएलिजिबल होगा, वो प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन काउंट नहीं होगा। नाउ ये क्यों किया गया था? इसका बहुत सिंपल सा आंसर है
कई बार क्या होता था, प्रमोटर को पता है कि मेरी कंपनी नेक्स्ट ईयर आईपीओ में जाने वाली है, प्रमोटर को तो पता है ना मेरी कंपनी नेक्स्ट ईयर आईपीओ में जाने वाली है, प्रमोटर को पता है आईपीओ के दौरान ये लोग चेक करेंगे मेरी होल्डिंग कितना है, तो प्रमोटर्स पहले ही खुद को रिवैल्यूएशन रिजर्व यूज कर करके शेयर्स इशू कर देते थे ताकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे दिख जाए कि मेरा इतना होल्डिंग है कंपनी में। उसको अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने 3 साल का पीरियड रखा। समझ में आया सबको? समझ में आया सबको? दूसरा पॉइंट सेम चीज, सेम ही लॉजिक पे बेस्ड है। मान लो आपने प्रमोटर ने खुद को शेयर्स इशू किए पिछले 1 साल में एट अ प्राइस लोअर देन द प्राइस जो आईपीओ में जा रहा है। आईपीओ में अगर हर इंसान ने 100 रुपए में हर एक शेयर को खरीदा और प्रमोटर ने कोई शेयर 10 रुपए में खरीदा था, तो भाई प्रमोटर का 10 शेयर इस आईपीओ का 1 शेयर ना, तो आप कैसे इन दोनों को इक्वेट कर सकते हो? तो अगर मान लो आईपीओ से पिछले 1 साल में, उसके पहले का बात नहीं कर रहे हम, आईपीओ आज है, आज से पिछले 1 साल में प्रमोटर ने किसी भी तरीके से कोई भी शेयर खरीदा जो उसने कम प्राइस में खरीदा है एज कंपेयर टू द आईपीओ प्राइस, वो काउंट नहीं होता है। अब ये क्यों लाया गया? हम लोगों ने जब देखा कि प्रमोटर्स खुद को आईपीओ के पहले फ्री फोकट का शेयर्स देने लग जाते थे, तो हम लोगों ने पहला क्लॉज डाल दिया। प्रमोटर्स ने बोला डाल लो तुम पहला क्लॉज, हम फ्री फोकट में शेयर्स नहीं लेंगे, हम 2 रुपए दे देंगे शेयर्स के लिए। तो हम लोगों ने फिर दूसरा क्लॉज डाला कि अगर तुम कम प्राइस भी दे रहे हो ना, वो भी काउंटिंग करे। समझ आ रहा है? पहला केस हम लोगों ने क्या चीज को कर्व करने के लिए डाला था? आई एम अ प्रमोटर, मेरे को पता है नेक्स्ट ईयर यस एकेडमी का आईपीओ होने वाला है, हम क्या कर रहे हैं, इसी साल खुद को बोनस पे बोनस दिए जा रहे हैं रिवैल्यूएशन रिजर्व यूज कर करके, या अनरियलाइज प्रॉफिट दिखा दिखा के खुद को बोनस दिए जा रहे हैं, राइट, ताकि मेरा प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन लेवल पे आ जाए। ठीक है, सेबी ने बोला नहीं अलाउ करेंगे। ठीक है, सेबी ने उसको हटा दिया। तो फिर हम भी बहुत स्मार्ट है, हम बोले तुमको प्रॉब्लम मेरे फ्री फोकट शेयर लेने से ना, हम एक काम करते हैं, हम हर शेयर के लिए 2 रुपए दे देंगे। पहला पॉइंट तो कंसिडरेशन अदर देन कैश कवर कर रहे हैं ना, हम बोले ठीक है हम 2 रुपए दे देंगे हर शेयर के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट उसको हिट करता है कि अगर आईपीओ प्राइस 10 रुपीज है और प्रमोटर ने 2 रुपीज दिया है, विल नॉट कंसिडर इट। बट यहाँ पे प्रॉब्लम कितना सा था? रुपए का ही था ना, कि मैंने 8 रुपए कम दिया था। व्हाट इफ आई कम एंड टेल यू कि हम 8 रुपए एक्स्ट्रा देने के लिए रेडी है, तब सेबी को प्रॉब्लम होगा क्या? तब तो नहीं होगा। तो इसका एक्सेप्शन दिया गया है कि अगर मान लो सेकंड केस में, अगर मान लो पिछले 1 साल में प्रमोटर ने कम प्राइस पे कोई शेयर लिया था और आईपीओ के पहले आके वो जो डिफरेंस अमाउंट है वो दे देता है, तब यू विल कंसिडर इट। अगर कम प्राइस पे लिया था और डिफरेंस अमाउंट नहीं देता है, देन यू विल नॉट कंसिडर। समझ में आया सबको? ये सेकंड पॉइंट एकदम क्लियर हुआ सबको? फर्स्ट पॉइंट कौन से टाइप के शेयर्स की बात करता है? फ्री फोकट वाले शेयर्स जो आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं तो कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट से लिया, कोई भी बोनस शेयर्स जो रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं तो अनरियलाइज प्रॉफिट से लिया, या फिर इन दोनों के ऊपर कोई भी बोनस मिला। तो कितने साल का देखोगे? पिछले 3 साल का। सेकंड पॉइंट बोलता है फ्री फोकट का शेयर्स नहीं है, ये सस्ता में लिया हुआ शेयर्स है। तो अगर आपने कोई भी शेयर्स आईपीओ प्राइस से सस्ता में लिया है, वो भी हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। ये कब देखोगे? पिछले 1 साल में। ठीक है, इसका एक्सेप्शन क्या था? अगर वो पैसा आके दे दिया, जो डिफरेंस अमाउंट है वो लाके दे दिया, तो हम मान लेंगे। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट आओ। तीसरा पॉइंट अगेन इज द सेम एज द सेकंड पॉइंट, बस यहाँ पे एक बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस। अब एक बात बताओ, आज मेरी एक पार्टनरशिप है, ठीक है, आई एम द पार्टनर, तो उस पार्टनरशिप में मैंने कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट करके रखा है। ठीक है, आगे जाके मैंने पार्टनरशिप को कन्वर्ट कर दिया इनटू अ कंपनी, तो जो मेरा कंट्रीब्यूशन था उसके बदले मेरे को क्या मिलेगा? शेयर्स मिलेंगे। अगर मान लो ऐसा कोई सिचुएशन होता है जहां पे एन एलएलपी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी और अ पार्टनरशिप इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी, तो आप जो पार्टनर्स थे उन लोग को शेयर्स इश्यू करोगे। अगर वो शेयर्स उन लोग को कम प्राइस पे इशू किया गया, मतलब वैल्यूएशन अगर आपने उन शेयर्स का कम रखा है एज कंपेयर टू द आईपीओ, देन दैट विल आल्सो नॉट। समझ में? सेकंड वाला ही है स्पेसिफिक टू कन्वर्जन ऑफ एलएलपी एंड पार्टनरशिप। ठीक है, डिफरेंस कहां पे आ जाता है? सेकंड वाले में आप अगर एक्स्ट्रा पैसा लाके दे दो तो उन शेयर्स को आप काउंट करते हो, थर्ड वाले में वो ऑप्शन ही नहीं। तो अगर मान लो किसी प्रमोटर को या किसी पार्टनर को कन्वर्जन के ऊपर कुछ शेयर्स मिले हैं सस्ते में, यू कांट हेल्प इट, यू कैन नॉट यूज देम एज प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन इन। समझ में आया? एंड फोर्थ बहुत सा सिंपल सा है, अगर मान लो सिक्योरिटीज प्लेज किया गया है किसी क्रेडिटर के पास, प्रमोटर ने अपने सिक्योरिटीज अपने होल्डिंग को जाके कहीं पे प्लेज कर दिया था, तो दैट अगेन बिकम्स इनएलिजिबल फॉर प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। ये समझ में आया? चलो वापस आओ, पहला वाला क्या था? अगर मान लो आपने पिछले 3 साल में या तो, अच्छा, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, अब किस किस तरीके से हो सकता है? या तो रिवैल्यूएशन रिजर्व या फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, नहीं तो दूसरा बोनस इशू किया, कहां से किया? रियलाइजेशन सॉरी रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं तो
अनरियलाइज प्रॉफिट, और तीसरा पहले वाले जो दो थे ना उसके ऊपर बोनस इशू अगर किया पिछले 3 साल में अगर ये हुआ है तो हम इसको प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन में नहीं मानेंगे। एनी वे इन विच इनको माना जा सकता है, नो, देयर इज नो वे, ये नहीं ही मनाएगा, बात खत्म, ठीक है। सेकंड पे आ जाओ, पिछले 1 साल में प्रमोटर ने आईपीओ प्राइस से सस्ते में खरीदा शेयर्स, ठीक है, तो उनको भी प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन में नहीं माना जाएगा। अच्छा, इसको ठीक किया जा सकता है क्या? किया जा सकता है, अगर आप डिफरेंस अमाउंट लाके दे दो तो हम उसको प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन में मान लेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट, आई वॉज अ पार्टनर, मेरा कुछ कैपिटल था पार्टनरशिप में डला हुआ, दैट पार्टनरशिप गॉट कन्वर्टेड इनटू कंपनी, तो मेरा कैपिटल जो पार्टनरशिप में डला हुआ था वही कैपिटल उठ के कंपनी का कैपिटल बन जाएगा, तो बदले में मेरे को इक्विटी शेयर्स इशू करोगे। आपने मेरे को इक्विटी शेयर्स जितना इशू करना चाहिए था उससे बहुत ज्यादा इक्विटी शेयर्स इशू कर दिया ताकि आईपीओ के टाइम पे मेरा 20% दिख जाए, मतलब मेरे को 100 रुपए का शेयर्स आपने 10 रुपए के हिसाब से इशू कर दिया, राइट। तो अगर मान लो सब्सटैंशियली या अगर मान लो कम प्राइस में मेरे को कन्वर्जन के ऊपर इक्विटी शेयर्स इशू किया जाता है, दैट इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी काउंटेड फॉर प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। इसको ठीक किया जा सकता है क्या? इसको किसी भी हालत में ठीक नहीं किया जा सकता है, ठीक है। एंड फोर्थ इज, अगर मान लो प्रमोटर ने अपने सिक्योरिटीज को कहीं पे प्लेज करके रखा है, इसको ठीक किया जा सकता है क्या? प्लेज हटा दो, ठीक हो जाएगा, सिंपल सी बात है, समझ में आया। ये 4 सिक्योरिटीज जो होते हैं दे आर इनएलिजिबल फॉर प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। इसका चार्ट बनाना है अपने को नीचे, हाँ बना लो, क्या 4 पॉइंट ही तो लिखना है बस, होमवर्क तुम लोग करके आते हो नहीं। अच्छा एक बात बताओ, ये टेबल का चार्ट तो तुम लोग ऊपर बना चुके हो ना, तो ये तो अलग से बनाना नहीं है, तो मतलब ये जो पीछे टेबल दिया गया दैट वी कैन यूज फॉर एक्सेप्शंस, इनएलिजिबल सिक्योरिटीज, एलिजिबल सिक्योरिटीज फॉर प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, ये आप लोग समझ जाओगे ना, एफपीओ में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, एफपीओ में ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, ठीक है। पहला इनएलिजिबल सिक्योरिटी कौन सा था? पास्ट 3 years कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब यहाँ पे 3 कंडीशंस आते हैं, तो अपने ऐसे चार्ट बना ले। पहला, सॉरी, ए, आउट ऑफ वैल्यूएशन और वैल्यूएशन ऑफ असेट्स और कैपिटलाइजेशन ऑफ टैंजिबल। दूसरा क्या है? बोनस शेयर्स, बहुत पिटोगे तुम लोग दोनों, गुड आउट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट और अनरियलाइज्ड बोनस। समझा पहला पॉइंट? पास्ट 1 year और पास्ट 1 year, यहाँ बीच में ना हम जानबूझ के यहाँ गैप छोड़े, हम पागल नहीं है, सेकंड एंड थर्ड पॉइंट के बीच में जान के गैप छोड़े, आप लोग भी छोड़ना, एक्सेप्शंस लिख फॉर लोअर कंसिडरेशन कन्वर्जन ऑफ और पार्टनरशिप कंपनी। यहाँ पे बोनस का ना रिवैल्यूएशन रिजर्व, अब इसके एक्सेप्शंस, पहला दूसरा सर
और अमेलगमेशन की वजह से अगर मान लो आपको सस्ते मिल गए, गवर्नमेंट कंपनी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, कॉरपोरेशन, ऑल ऑफ देम इन, कहीं पढ़े थे क्या ये अपने? कहाँ पढ़े थे कल? कहाँ पढ़े थे? कहाँ का एक्सेप्शन? जो 1 साल का होल्डिंग पीरियड होता है उनके भी एक्सेप्शन है। इसे हम कल आपको बोले थे ना, याद रखना, ये वापस रिपीट होगा आगे। ऑफर फॉर सेल का एडिशनल कर, चलो ये जो ग्रीन में लिखा गया है ये एक्सेप्शन। अच्छा, अगर 2 के नीचे हम लिख रहे हैं तो स्पेसिफिकली 2 के ही एक्सेप्शन है और किसी के लेक्चर तो क्या तुम लोग को हाथ से लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है? इन लोगों को कैसे दिख रहे हैं यहां से? देखो समझ ही नहीं आया कुछ, क्या लिखा हुआ है वो समझ नहीं आया। आके यहाँ कल कल से तुम आईना के बगल में बैठेगा, सामने सामने एकदम, और तुम नीचे जमीन में बैठ। अब कर चलो यहीं पे रुकेंगे अपने आज। डिफरेंस अमाउंट जो था ना, लोअर प्राइस में दिया, 100 रुपए का चीज आपको 90 रुपए में दिया, तो 10 रुपए जो डिफरेंस अमाउंट है वो आप लेके आ गए, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड लिखा हुआ है मर्जर और अमेलगमेशन। हाँ ये पूछ, समझ में आया सबको? ऑफर डॉक्यूमेंट में डिस्क्लोज कौन कौन से सिक्योर, प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन में बता देते हो, बस ये एक रूल है जिसके हिसाब से प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन देखा जाता है। हाँ बस आप बता सकते हो, बट एक्सेप्शन वगैरह क्यों बताओगे आप? प्रमोटर का होल्डिंग डिस्क्लोज करना पड़ता है, प्रमोटर का होल्डिंग डिस्क्लोज ऑब्वियसली। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, हाँ वो तो चश्मा भी पहनी हुई है, तेरे को तो दिखना चाहिए। आर यू सेइंग मेरा हैंड राइटिंग अच्छा? अच्छा ग्रीन वाला कलर दिखता नहीं है क्या? ओके ठीक, नेक्स्ट टाइम। चलो हो गया। तो इस नोट पे आज का लेक्चर यहीं पे करते खत्म। सीआरवीआई कब स्टार्ट होगा? अभी से 15 मिनट बाद। तो अभी 4 बज रहा है, 4:15 बजे सीआरवीआई स्टार्ट होगा, ठीक है? हाँ 15। आज हम लोग कुछ नहीं पढ़े, केवल प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन पढ़े, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो एक लेक्चर। क्या? एक लेक्चर आधा स्टार्ट हुआ था लेक्चर, एंड देन अगले में आधा में खत्म हो गया था, क्योंकि तुम लोग पढ़ाने नहीं देते थे। आज आईबीसी रहने दो। अच्छा अच्छा अच्छा, श्योर श्योर। चलिए, तो ऑन दिस नोट फिर आज का ये लेक्चर को हम लोग यहीं पे करते हैं खत्म। आप सबसे मिलेंगे कल सेम टाइम सेम प्लेस। प्लीज प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन एक बार रीड कर लेना। कुछ भी नहीं किया आज हम लोगों ने, आपका बस इशू ऑफ वारंट्स देखा और प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन देखा, बस। उसमें भी पूरा प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, अभी तो केवल आईपीओ का हुआ है, एफपीओ का तो बाकी है। तो कल अपने को एफपीओ का कुछ कुछ कम है, और बस हम लोगों ने लॉक इन देख लिया था। लॉक इन में क्या ही देखा, 18 महीने 6 महीने खत्म।
कैसे पढ़ेंगे मतलब? हाँ बस, क्या बस? हाँ 15 मिनट का, फिर 6:45 से 6:45, क्या प्रॉब्लम है? हम तो स्टार्टिंग में ही बोले थे। तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट तीनों लेक्चर शिफ्ट हो जाएंगे ना पीछे, ऐसे थोड़े होता है। चलिए ऑन दिस नोट फिर आज का लेक्चर को हम लोग यहीं पे करते हैं खत्म। आप सबसे मिलेंगे हम कल सेम टाइम सेम प्लेस, तब तक के लिए हंसते रहिए खुश रहिए, धन्यवाद। TRVI हम लोग स्टार्ट करेंगे 15 मिनट बाद।